Bismillah Rahman Rahim. Welcome back to speech processing. I hope that you enjoyed the last lecture, and I hope that you found at least some of the things, a subset of the things that were covered in the last lecture to be new and informative. I know that there was a quite a lot of revision that we did in that lecture. Um, as I said in the first lecture, that the way we have designed the curriculum for this, the outline for this course, is that it's divided into layers. So एक ही कॉन्सेप्ट पे हम बार बार आएंगे और उसको पहले कम डेप्थ में, फिर और ज़्यादा डेप्थ में, फिर और ज़्यादा डेप्थ में, और फिर उसकी मैथमेटिकल डिटेल्स में, देन फाइनली उन कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन के अंदर चले जाएंगे. सो दैट्स हाउ द कोर्स हैज़ बीन डिजाइंड. और आज से आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होना शुरू होगा कि what do I actually mean when I say that we have layering. So in the last lecture, we did not contextualize why we are discussing what we were discussing. Yes, there was a primary context, that because speech, the speech sounds is a subset of all sounds. So therefore, we started with sound and we looked at the nature of the sound, and then we also looked at the perception of the sound. लेकिन आज के लेक्चर में हम थोड़ा इसको और contextualize करना शुरू करेंगे, and then you'll understand कि किस तरह से चीज़ें जो हैं वो layers में आपके सामने आएंगी. So let's begin. ये हमारे पिछले लेक्चर की beginning थी. That's where we started. We started by looking at how sounds are generated. We looked at these compressions, how these compressions travel in the air, how these compressions form different forms when we talk about Doppler's effect, when this object, the source or the receiver is moving. We also looked at sonic booms. We also looked at the perception of sound. So हमारा पिछले लेक्चर के अंदर कम से कम जो फोकस था वो परसेप्शन की तरफ चला गया था कि किस तरह से ये साउंड आकर हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हिलाती है. उसके पीछे सीरीज ऑफ 3 बोन्स हैं जो उसको ट्रांसफर एंड एम्पलीफाई करके हमारे कॉक्लिया में पहुंचाती हैं. कॉक्लिया के अंदर सीरीज ऑफ सेलिया हैं, हेयर हैं थ्रू आउट, जो कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के ऊपर सेंसिटिव होते हैं, एंड दे बेसिकली ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स to your brain when those particular frequencies are present in the sound. और साथ साथ हमने ये भी देखा था कि with the passage of time, although we did not discuss it explicitly, लेकिन with the passage of time, जैसे जैसे आप एज करते हैं, आपके ये जो हेयर हैं, ये इनकी सेंसिटिविटी कम होती जाती है, स्पेशली द वंस विच आर क्लोजर टू द बिगिनिंग ऑफ द कॉक्लिया, जहाँ पर उसको इनिशियली डिस्टर्ब किया जा रहा है. वहाँ सबसे पहले सेंसिटिविटी जो है वो डिग्रेड होना शुरू होती है. इस वजह से हम आहिस्ता आहिस्ता एज वी एज हमें हायर फ्रीक्वेंसीज की सेंसिटिविटी कम हो जाती है. तो ये बेसिकली वी विल बी रिटर्निंग टू दीज थिंग्स. जब हम वापस आएंगे इन टॉपिक्स के ऊपर, इनको डिटेल में पढ़ रहे होंगे, तो काफ़ी सारी और चीज़ों की बात आएगी. सो स्पीच से मिलता जुलता एक टॉपिक जो है वो हमारी स्पीच डिसेबिलिटीज़ का भी है, और वो भी एक बहुत रेलिवेंट फील्ड है स्पीच पैथोलॉजी की, कि जिसके अंदर किस तरह से बोलने में और सुनने के डिफेक्ट्स होते हैं, एंड हाउ कैन टेक्नोलॉजी हेल्प विद दोज थिंग्स. तो अभी तो बात शुरू हुई है, वी हैव जस्ट बिगन. तो बहुत सारे मामला आकर डिस्कस होंगे. ये भी हम डिस्कस करेंगे कि ओल्ड एज में लोगों को वो हमिंग की साउंड या मुसलसल एक हाई पिच टोन क्यों सुनाई देना शुरू हो जाती है, किस तरह से हमारी जो है वो लीकेज शुरू हो जाती है उन सिलिया के अराउंड, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल लीकेज की वजह से कैसी आवाज़ें सुनाई देती हैं, सो ऑन. तो थोड़ी थोड़ी जब एज विल बी डिस्कसिंग these very interesting topics, तो दाएं बाएं करीब करीब के टॉपिक्स को हम टच करते हुए जरूर गुजरेंगे, so that those of you who are interested in those topics can then go on and study those topics. and आप में से ही क्या पता कितने लोग स्पीच पैथोलॉजी में जाने का शौक रखने लगे, कितने लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीच डिसेबिलिटीज या हेयरिंग डिसेबिलिटीज के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करने की तरफ जाना चाहें, उसमें मशीन लर्निंग लगाने की तरफ जाना चाहें. सो देयर आर सो मेनी एंड सो इंटरेस्टिंग एवेन्यूज हियर एंड देयर इस पूरी फील्ड के अलॉन्ग. अच्छा जनाब, सो पिछली दफ़ा बात ये हुई, एक सोर्स साउंड जनरेट करता है, वो साउंड हमारे कानों तक पहुंचती है, कानों से इलेक्ट्रिकल पल्सेस हमारे दिमाग में जाते हैं, और यहाँ हम रुक गए. ठीक है. इससे अभी हम आगे नहीं बढ़े. असल में नाउ लेट मी स्टार्ट कंटेक्चुअलाइजिंग एवरीथिंग. असल में जहाँ तक ये मामले ने जाना है वो कुछ ये है जगह. सो वी won't just be talking about a sound. We'll be specifically talking about the sounds, and more specifically speech sounds generated by human beings. तो अब अगर मैं इसको बिल्कुल प्योरली कंटेक्चुअलाइज करूं तो मैं ये कहूँगा, एंड लेट मी बेसिकली पॉइंट दीज एरियाज, मैं ये कहूँगा कि ये सफ़र शुरू होता है व्हेन देयर इज़ अ थॉट that emerges in your head. ठीक है. और अभी हम again because we are at a very basic layer, तो अभी मैं सिर्फ thoughts और images की बात कर रहा हूँ. So let's say you have an image in your head and you want to transfer that image
to this person's head. So person A wants to transfer the image to person B's head. अभी हमने अगले लेक्चर में आकर लैंग्वेज की बात शुरू करनी है. अभी तो मैं खाली स्पीच की बात कर रहा हूँ. लैंग्वेज की बात शुरू करनी है और थोड़ा सा वहाँ हम इस डिटेल में भी जाएंगे कि लैंग्वेज क्या पर्पसेस सर्व करती है. इज इट अ मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफरिंग इमेजेस फ्रॉम वन पर्सन's हेड टू द अदर पर्सन's हेड? इज इट परफेक्ट? क्या ये वाकई ये कर पाती है अगर यही गोल है? सो वन, क्या गोल्स भी इसके अलावा कोई हैं? एंड विल सी यस, इसके अलावा भी हैं. एंड टू, वो गोल्स किस हद तक लैंग्वेज सक्सेसफुली अब फुलफिल कर पाती है? दैट्स द सेकंड क्वेश्चन. ठीक है, तो हम इन दोनों क्वेश्चंस की तरफ जाने की बात करेंगे और एक तो आज ही टच करना शुरू कर देंगे. सो अ थॉट इमर्जेस इन दिस पर्सन एज हेड, और ये इसने पहुंचाना है लेट्स से पर्सन बी के हेड में. तो सफर शुरू होगा इस ब्रेन से, ब्रेन ऑफ पर्सन ए, एंड फ्रॉम दैट ब्रेन दिस इमेज वुड बी कन्वर्टेड इनटू लैंग्वेज. So different parts of the brain would be working for that, and then this language, these words would be then converted into speech, and then a series of muscles throughout our body would be ordered by the brain, by our motor system, कि वो मसल्स एक साथ काम करें. टू गिव यू एन आइडिया, कितने मसल्स लग रहे होंगे ये करने में? एक साउंड निकालने में रफली अराउंड, सो स्पीच साउंड निकालने में रफली अराउंड 100+ मसल्स जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं. तो वो उर्दू का मुहावरा है ना कि तोले भर की ज़बान नहीं हिलाई और मन भर का सर हिला दिया. तो इफ़ वी लुक एट इट साइंटिफिकली, मन भर का सर हिलाना बहुत आसान है और वो तोले भर की ज़बान हिलाना बहुत मुश्किल है. तो आपको सुस्ती का मैंने एक रीज़न और दे दिया. अब बेफिक्र हो के आप खुल के सुस्त हो जाएं. तो यस, सो थॉट बना, थॉट से लैंग्वेज की फॉर्म में आया, लैंग्वेज से स्पीच के अंदर आया, स्पीच के अंदर आने के बाद एक कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ मसल्स मूव होना शुरू हुए, जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है. आज हमारा मकसद जो है वो इस सब कुछ को पढ़ना है. सो हमारे लंग्स इन्वॉल्व हुए, जिन्होंने एयर स्ट्रीम दी, हवा की स्ट्रीम हमारे ग्लॉटिस से गुजरी, जहाँ के ऊपर एक चीज़ होती है जो वोकल फोल्ड्स हैं, इनको हम बड़ी तफसील से पढ़ेंगे. ये क्लैप कर रहे हैं ऐसे करके, और उस क्लैपिंग के नतीजे में एक साउंड जनरेट हुई. वो साउंड हमारे इस ओरल ट्रैक्ट और इस नेजल ट्रैक्ट से गुजरी और उसके बाद वो बाहर निकली स्पीच की फॉर्म में. आज का जो हमारा इंट्रोडक्टरी मौजू है वो असल में इस चीज़ का है. दिस साउंड, दीज साउंड्स आर द स्पीच साउंड्स, एंड वी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस नॉन स्पीच साउंड्स, जो कि हम टिपिकली जिनको लैंग्वेज का हिस्सा नहीं कहते, बाज़ दफ़ा हम उनको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, बाज़ दफ़ा उसको हम पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स कहते हैं, वो हम आगे जाकर देखेंगे. लेकिन हाँ, इस तरह की चीज़ें वो, और हम ये भी देखेंगे कि कुछ क्यूज़ जो एक ज़बान में लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है वो दूसरी ज़बान में हो सकता है लैंग्वेज का हिस्सा हो. लाइक sound like it might not be linguistic in one language and it might be linguistic in another language. तो इसकी हम बात करेंगे आगे जाकर. तो खैर, सो ये जनरेट हुई, इसके नतीजे में ये डिस्टर्बेंसेस एयर में जनरेट हुई. ये डिस्टर्बेंसेस चलती हुई इस शख्स तक पहुंची और इसके ईयर पर जाकर इसके ईयर ड्रम को वाइब्रेट किया, और उस ईयर ड्रम से आगे का कुछ सफ़र आप जानते हैं, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिकल पल्सेस दिमाग के एक हिस्से में पहुंची. ठीक है, जहाँ पर जाकर वो रिसीव हुई, और वहाँ रिसीव होने के बाद यहाँ से ये वापस थॉट में कन्वर्ट होंगी. अब मज़े की बात अगर मैं आपको बताऊं, और आप कहेंगे कि जी ये पहले दसना सी, वो बात ये है कि दिस प्रोसेस इज लॉसी एट ईच स्टेप. ये बात समझ लें, दिस प्रोसेस इज लॉसी एट ईच स्टेप. थॉट से लैंग्वेज बनना, लैंग्वेज से स्पीच बनना, स्पीच से मसल कंट्रोल के नतीजे में मसल्स का मूव होके साउंड जनरेट होना, जनरेट हुई भी साउंड का ट्रैवल करना, उसका रिसीव होना, रिसीव होने के बाद उसको फ्रीक्वेंसीज में डिवाइड होकर इलेक्ट्रिकल पल्सेस बन के दिमाग में जाना, इंटरप्रेट होके लैंग्वेज बनना और इंटरप्रेट होके थॉट बनना. इट्स लॉसी एट ईच स्टेप. हर स्टेप पे हम कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन लॉस कर देते हैं, इनएक्यूरेट हैं हम हर स्टेप के ऊपर. अच्छा, ये बात तो पता लग गई, चलें इनएक्यूरेट है, बड़ी अच्छी बात पता लगी. लेकिन अब वंडर ऑफ वंडर्स, इस सब कुछ के बावजूद वी कम्युनिकेट, और उस सब कुछ के बावजूद दिस कम्युनिकेशन इज व्हाट लाइक विच इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ अस ह्यूमंस. हम बोलते हैं, हम जबान यूज करते हैं, इसलिए हम ह्यूमंस हैं. ये चीज़ हमें बड़ा एक्यूरेटली सेट अपार्ट करती है बाकी एनिमल से. तो लिहाजा ये एक अब इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा. जब मैं लॉसी कह रहा हूं तो मेरा लॉसी से मतलब क्या है? कभी इस लॉस का मतलब होगा कि एयर में डिस्टर्बेंसेस जो हैं वो एग्जैक्टली हमारे कानों तक नहीं पहुंचती. कभी जो हमारे कानों तक पहुंचता है वो हम सही से सुनते नहीं. कभी जो हम सुनते हैं वो सही से इंटरप्रेट नहीं करते. कभी जो हम इंटरप्रेट करते हैं वो सही से उस फाइनल
कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं होता जिस कॉन्टेक्स्ट में हम लेकर चल रहे होते हैं, इसके बावजूद हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। यानी अगर मैं इस तरह कहूं कि वी समटाइम्स डू नॉट लिसन टू थिंग्स विच हैव बीन सेड एंड समटाइम्स वी लिसन टू थिंग्स विच हैव नॉट बीन सेड, ये दोनों जुमले मैं प्रिसाइसली प्रूव करूंगा कि ये होते हैं। And there is a complex mechanism of our machinery in our head, in our brains, which is taking care of, which is overseeing this whole affair. तो हम ये देखेंगे कि ऐसी आवाज़ें जो नहीं हमें समझ आनी चाहिए, मैं आपको शो करूंगा कि ये देखें कि वही लफ्ज़ बोला गया है और ये शख्स इसको समझ रहा है। आप मेरा एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट होंगे, आप समझ रहे होंगे और आपको नहीं समझना चाहिए। जबकि ऐसी चीज़ें जो आपको समझ आ जानी चाहिए क्लियरली बोली गई होंगी और आप उसको महसूस भी नहीं कर रहे होंगे। सो विल बी टॉकिंग अबाउट ऑडियो इल्यूजन्स, विल बी टॉकिंग अबाउट कि किस तरह से एक बच्चा जिस जगह एक आवाज़, लेट से बा की आवाज़ एक बच्चा बोलता है वर्सेस एक बड़ा बोलता है वर्सेस एक बूढ़ा बोलता है वर्सेस एक औरत या मर्द बोलता है, बड़े मुख्तलिफ होते हैं ये सब के सब इनके स्पेक्ट्रम्स। उसके बावजूद इन सबको हम बा के तौर पे पहचानते हैं एंड वी रिलेटिवली कंटेक्चुअलाइज आवरसेल्व्स कि बच्चा बोल रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसीज ये होंगी, बड़ा बोल रहा है इसकी फ्रीक्वेंसीज ये होंगी। सो देयर आर सो मेनी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स अराउंड देयर जो आपके सामने प्रूव करने और आपको दिखाने। वैसे कितना अच्छा होता अगर आप लोग थोड़ा बहुत लिटरेचर पढ़ते हैं कि अगर हम ये कर पाते, अ थॉट इन माई हेड नाउ बिकम्स अ थॉट इन योर हेड, bypassing the whole need for a language. अच्छा, यहाँ से अब जो मौजू शुरू होगा ना, which interesting as it is in itself and its philosophical interpretations, interesting as it is for fiction writers जो कि इस चीज़ के अराउंड बात करते हैं, interesting as it is for in terms of its possibilities and even its technological possibilities, हमारा फिलहाल का मौजू नहीं है। लेकिन मैंने ये इस वजह से इस तरह के मैं अक्सर बीज बो दिया करूँगा कि I want at least some of you who get interested and intrigued by these things to start reading up on them. क्या ये मुमकिन है कि मेरे जहन से जो इमेज है वो डायरेक्टली आपके दिमाग में आ जाए? ओके, यू थिंक अबाउट इट। ये आपके सोचने का काम है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अल्टीमेटली ये सब कुछ हमारे साथ आकर कहाँ जुड़ेगा? स्पीच प्रोसेसिंग कहाँ आएगी? ये तो लिंग्विस्टिक्स पढ़ा रहा था मैं आपको। स्पीच प्रोसेसिंग कहाँ आएगी? स्पीच मुख्तलिफ जगहों पे इस पूरे के पूरे प्रोसेस में आएगी। कभी स्पीच आएगी एक ह्यूमन और दूसरे ह्यूमन के बीच में टेक्नोलॉजी आएगी और हम स्पीच प्रोसेसिंग कर रहे होंगे। सो हियर इज अ मशीन। मैं इस पूरी ये जो मैंने दरमियान में बनाया ना, मैं इसको टेक्नोलॉजी कह रहा हूँ। सो वी हैव अ माइक्रोफोन हियर एंड वी हैव अ स्पीकर हियर। अब ये हो सकता है कि ये एक ट्रांसलेशन सिस्टम हो, ये शख्स उर्दू बोल रहा हो और सुनने वाला इंग्लिश सुन रहा हो। ये हो सकता है कि ये एक स्पीच करेक्शन सिस्टम हो, बोलने वाला कोई स्पीच डिफेक्ट्स के साथ बोल रहा हो, लेट से उसका कोई पैलेट कट हुआ है या उसकी कोई जो नेजल एरिया में कोई प्रॉब्लम है या कोई और स्पीच डिफेक्ट है, उसके वोकल फोल्ड्स में प्रॉब्लम है, देयर इज अ पैरालिसिस ऑफ वोकल फोल्ड्स, व्हाटएवर। ये दरमियान की चीज कुड बी एज सिंपल एज एन एम्पलीफायर, आवाज ऊंची कर रहा है क्योंकि वो ऊंचा बोल नहीं सकता, होर्स विस्पर्स में बोल रहा है वो खाली। इट कुड बी एज कॉम्प्लिकेटेड एज समथिंग विच फिक्सेस द स्पीच डिफेक्ट्स। So the technology could be in the middle. The technology could be what the communication occurs with. So अब यहाँ पर यह भी हो सकता है कि शख्स कुछ बोल रहा है जो कि रिसीव हुआ और वो एक रिटन ट्रांसक्रिप्ट बन गया जिसको हम स्पीच रिकग्निशन कहते हैं। ये भी हो सकता है कि ये कुछ बोल रहा है और उसके जवाब में ये सिस्टम उसको जवाब दे रहा है, लाइक योर एलेक्सा, योर सिरी, योर कोटाना, ऑल ऑफ दीज सिस्टम्स, कि जिससे आप बात करते हैं वो स्पीच रिकग्नाइज करता है। रिकग्नाइज करने के बाद उसको मीनिंगफुल लैंग्वेज में, टेक्सचुअल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, फिर उस लैंग्वेज को इंटरप्रेट करता है, इंटेंशन क्या थी बोलने वाले की, फिर उस इंटरप्रिटेशन के बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है, जवाब बनाता है, उस जवाब को वापस एक रिटन सेंटेंस में लाता है, फिर वापस उसको स्पीच सिंथेसिस करके स्पीच में कन्वर्ट करता है और सुना देता है। द होल पाइपलाइन। सो स्पोकन चैट बॉट जिसके में सब कुछ ही हो रहा है। स्पीच सिंथेसिस भी हो रहा है जिसको हम टेक्स्ट टू स्पीच कहते हैं, स्पीच रिकग्निशन भी हो रही है जिसको हम स्पीच टू टेक्स्ट या डिक्टेशन कहते हैं। एंड इन बिटवीन दिस टेक्नोलॉजी कुड बी डूइंग एनीथिंग। इट कुड बी डूइंग ट्रांसलेशंस, इट कुड बी डूइंग स्पीकर डायराइजेशन, कितने लोग बोल रहे थे, स्पीकर वेरिफिकेशन, जो क्लेम कर रहा है वही बोल रहा था या नहीं, स्पीकर आइडेंटिफिकेशन, स्पीच बायोमेट्रिक्स। देयर इज अ होल बिग avenue here of all the speech related things जो कि technology कर सकती है, speech forensics and so on. I can like recite the list in front of you. There is a very long list here. और उसमें वो टास्क भी आ जाते हैं जो NLP के टास्क हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के, क्योंकि स्पीच के लेयर के नीचे जब एक चीज टेक्स्ट में आ जाती है तो वहां से आगे उसके ऊपर कोई भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी हो सकती है, और वो वाले सारे काम भी फिर आपके पास आ गए जो कि हम एक टेक्सचुअल सिस्टम के अंदर जिनसे डील कर रहे होते हैं। ठीक है जनाब। तो ये अब पिछली स्लाइड और ये स्लाइड ने आपको दो सिचुएशंस दिखा दी हैं जहां पे स्पीच प्रोसेसिंग होगी। तो फिर ये ह्यूमन को क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज इन ऑर्डर टू डिजाइन दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये क्या क्या करता है।
इसके बाद दफ़ा क्लोज अप्रोक्सीमेशन करने में ही हमारा सोल्यूशन होगा। हमें समझना पड़ेगा कि ये कैसे चीज़ों को इंटरप्रेट करता है, ये कैसे चीज़ों को सुनता है, ये कैसे चीज़ों को बोलता है, ये किस तरह से चीज़ों आवाज़ों को क्रिएट करता है। इस वजह से इसको स्टडी करना हमारे लिए इम्पेरेटिव है, मस्ट है, ये चीज़ें डेवलप करने के लिए। इस वजह से ये कोर्स बना हुआ है। सो द हाफ ऑफ द सेमेस्टर is roughly about understanding the humans, and half of the human speech um, creation, generation, the human speech transmission, जो कि मशीन के लिए भी उसी तरह से ही है, and the human speech reception, human speech perception, ये सारी की सारी चीज़ें और इसके लिंग्विस्टिक लेवल के ऊपर समझना, ये पहले हम करेंगे और उसके बाद फिर हम आ जाएंगे सीधा मशीन लर्निंग के ऊपर। ओके, नाउ how do we make a machine that understand that recognizes speech, understands speech, speaks and translates and things and so on and so forth। ठीक है, और इसी तरह के आपके प्रोजेक्ट्स होंगे आपके ही इंटरेस्ट के लिए। How about this? Hey Alexa, hi Cortana. Google not okay? So robots talking with robots, is that even possible? Can it be done? अब आप देख रहे हैं मैंने ह्यूमन को लूप से निकाल दिया है। Two robots are having a communication. क्या ऐसा हो भी सकता है? So search for it. क्या ऐसा हुआ है कभी? Search for it. जब मैं कभी इस टॉपिक की डिटेल्स के ऊपर आऊँगा तो मैं आपको अपने प्रोजेक्ट में से, मेरे अपने पीएचडी थीसिस में, जहाँ पे आई डेवलप्ड पॉली, सो यू कैन सर्च फॉर पॉली, बेसिकली देयर आर यू विल फाइंड इट, नहीं तो मेरी वेबसाइट पे तो आपको मिल ही जाएगा, POLLY। So Poly is our speech-based dialogue system for viral spread of information amongst underconnected, underserved populations। कि आपने अगर बहुत बड़ी तादाद में लोगों तक एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, ऐसे लोग जो लिख पढ़ नहीं सकते या ब्लाइंड हैं या विजुअली इम्पेयर्ड हैं, तो उन तक आप कैसे पहुंचा सकते हैं इन्फॉर्मेशन, ये मेरा प्रोजेक्ट था। और इसकी डिप्लॉयमेंट में वंस वी वर डिप्लॉयड इन द US, तो बिकॉज पॉली वॉज एन IVR सर्विस, लेकिन अगेन वो स्पीच को भी डील करती थी। तो IVR सर्विसेज आर दोज जहाँ पे आप ये करने के लिए एक दबाएं, ये करने के लिए दो दबाएं, दोज आर कॉल्ड IVR सर्विस, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। एंड स्पोकन डायलॉग सिस्टम्स आर वन, जिसमें आप बोलकर बोलते हैं, यानी इनपुट देते हैं और बोलकर आपको आउटपुट मिलती है। So Polly was called at random by another robot. So we call them robots. Polly is a robot. So another robot called it. वो advertise कर रहा था किसी election campaign के लिए. And it was also an intelligent robot. And Polly and the robot had a conversation. I have that recorded conversation. And that was very interesting. Both of the robots were mildly intelligent. वो असल में कोई language processing वगैरह के ऊपर बने हुए नहीं थे, but they had just basic language processing capabilities. But the dialogue that occurred between them is so interesting कि वो हमारे लिए interpretable हो गया, हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो गया। पॉली वॉज डिजाइन टू बी अ नॉटी रोबोट जो आपकी आवाज रिकॉर्ड करता है, उसे मॉडिफाई करके फनी बनाता है एंड प्लेज इट बैक टू यू, वेयरएज द अदर वन वाज अ वेरी सीरियस रोबोट जो कि एक कैंपेन के अंदर काम कर रहा था और लोगों को बता रहा था कि वोट दे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो वन स्पीक्स एंड देन द अदर वन इंटरप्ट्स एंड देन स्पीक्स एंड देन इट स्पीक्स बैक एंड सो ऑन। इट वाज फनी। वो जब कभी मौका आएगा तो मैं आपको आई एक्चुअली शेयर दैट कॉन्वर्सेशन विद यू। सो वी हैव पर्सनल एक्सपीरियंसेस डूइंग दीज थिंग्स, बट जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी कि when machines actually do start communicating with each other, sometimes that can lead to quite interesting outcomes। पढ़िए अपने तौर पर इसको। तो जनाब ये सारे मौजूआत तो बहुत इंटरेस्टिंग हैं, लेकिन इनको समझने के लिए, इनको पढ़ने के लिए हमें पहले कुछ प्री रेक्विजिट्स चाहिए। हमें कुछ ज़बान पे एग्री करना है आपस में। वी नीड टू एग्री ऑन सर्टन टर्मिनोलॉजी, सर्टन नोटेशन बिफोर वी आर एबल टू परफॉर्म अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ दीज सब्जेक्ट्स कि ह्यूमंस बात कैसे करते हैं, स्पीच होती क्या है, स्पीच के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो रिकग्नाइज कैसे हो सकती है, वो जनरेट कैसे हो सकती है। तो उसके लिए वी विल डाइव इनटू अ न्यू सब्जेक्ट जो शायद आप में से कईयों के लिए बहुत नया हो, एंड दैट सब्जेक्ट इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स। सो आगे जाकर इसकी बहुत तफसील आएगी, लेकिन ब्रीफली अगर मैं बिल्कुल एक लाइन में कहूँ, लिंग्विस्टिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। सो लैंग्वेज को हम आर्ट फॉर्म समझते हैं और वो है भी, लेकिन उसको जब एज अ सब्जेक्ट समझ के हम साइंटिफिकली स्टडी करना चाहते हैं, लाइक द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लेट्स से द ह्यूमन बॉडी वुड प्रॉब्ली कम अंडर मेडिकल साइंस और ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, बिल्कुल उसी तरह से द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स के लिए एक ब्रांच होगी। सो बायोलॉजी खुद साइंटिफिक स्टडी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की है, उसी तरह से लैंग्वेज भी एक ऑर्गेनिज्म है, और उस ऑर्गेनिज्म को स्टडी जब आप करते हैं, जिस ब्रांच ऑफ साइंस में करते हैं, उसको लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। सो वी फॉर्म हाइपोथेसिस, वी टेस्ट दोज हाइपोथेसिस, वी draw our conclusions from that hypothesis, we have methods, we have data, we have all of that।
इनफैक्ट जो आपकी पूरी ब्रांच ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है ना, ये ओरिजिनली लिंग्विस्टिक्स से निकली है। सो पहले लिंग्विस्टिक्स की एक सब फील्ड थी कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, जिसमें हम कंप्यूटेशनल टेक्निक्स यूज़ करते थे इस साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज के अंदर। वो चीज़ इनफैक्ट मैंने जब पहले दफ़ा एनएलपी पढ़ी थी तो इस नाम से वो कोर्स ऑफर हुआ था, जब मैंने ये पढ़ा था। एंड देन इवेंचुअली कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स बदलते बदलते जैसे जैसे उसमें मशीन लर्निंग आती गई, वो एक नई फील्ड बन गई जिसका नाम फिर चेंज करके एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कर दिया गया। अच्छा, लिंग्विस्टिक्स की बहुत सी सब ब्रांचेस हैं। वो सब ब्रांचेस डिफरेंट लेवल्स ऑफ लैंग्वेज से डील करती हैं। सो फॉर एग्जांपल रिटन लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो उसके लेवल्स मैं यूँ डिफाइन कर सकता हूं कि देयर इज अ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स। ठीक है, वर्ड्स के लेवल पर लिंग्विस्टिक्स की जो ब्रांच डील करती है उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इसी तरह से देयर इज अनदर लेवल एंड दैट्स द लेवल ऑफ सेंटेंसेस। सो सेंटेंसेस यानी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड से जो लेवल ऑफ जो ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स डील करती है उसको हम सिंटैक्स कहते हैं। अगर आप एनएलपी का कोर्स पढ़ रहे होते तो आप उसमें मॉर्फोलॉजी भी पढ़ते, उसमें आप सिंटैक्स भी पढ़ते। उसके बाद फिर मीनिंग से जो ब्रांच डील करती है उसको हम सेमेंटिक्स कहते हैं। उसके बाद मीनिंग के इंटरेक्शंस विद द एनवायरनमेंट, कंटेक्चुअल मीनिंग्स के, मिसाल के तौर पे एक शख्स कह रहा है मेरा दम घुट रहा है लेकिन वो कहना चाह रहा है खिड़की खोल दो, तो अब ये वाला जो हायर मीनिंग है इसको हम प्रैग्मेटिक्स में डील करते हैं। तो कंटेक्चुलाइजिंग द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज इन इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है, इसके अंदर नॉन वर्बल क्यूज भी आते हैं, इसमें टोन और स्ट्रेस और इस तरह की चीज़ें भी आती हैं, कहा कुछ मानी कुछ और था एंड सो ऑन, उस तरह की बातें ये हम करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। इफ़ यू फाइंड दिस इंटरेस्टिंग तो आप ये समझ लें कि बस ये सफ़र शुरू होने वाला है। ऑल्दो कि इन द स्पीच कोर्स ज़रा ये वाली ब्रांचेज ऑफ लिंग्विस्टिक्स इतनी डील नहीं होती, इसमें जो होती है मैं उसका नाम आखिर में लूंगा। तो ये हो गया जनाब। इसके अलावा भी देयर आर अदर ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स। फॉर एग्जांपल यू हैव डिस्कोर्स, यानी कि सारे सेंटेंसेस मिलजुल कर एक मीनिंग कैसे निकालते हैं। तो वो जो आप टेक्स्ट समराइजेशन और टेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन और टेक्स्ट जनरेशन की बातें करते हैं वो सब जो है वो डिस्कोर्स के अंदर चला जाता है। फेयरली इंटरेस्टिंग बट फेयरली कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स। अच्छा, इसी तरह से लिंग्विस्टिक्स की एक ब्रांच है दैट डील्स विद साउंड, जो हम जिन साउंड से लफ्ज़ों को बनाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक बेसिकली लिंग्विस्टिक्स की एक थ्योरी है कि जो हमारी स्पीच है वो अलग अलग साउंड यूनिट से मिलकर बनती है। सो फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ एक वर्ड बाबा, तो इस बाबा वर्ड के अंदर मेरे पास 4 साउंड्स हैं। देयर इज अ साउंड ऑफ द लेटर बी, या मैंने अगर उर्दू में लिखा है तो बे, which is something like ba, and then there is a sound which is a vowel after that which is a, and then there is another ba, and then there is an a. इसे हम कहते हैं कि जी ये सेगमेंटल है, इसको हमने हिस्सों में तोड़ लिया है, ये 4 आवाज़ों से मिलकर बनी हुई है। ईच वन ऑफ दोज साउंड यूनिट्स, जो कि फर्दर सब डिवाइड नहीं हो सकता वरना वो साउंड नहीं रहेगी, उसको हम एक फ़ोन कहते हैं। ठीक है, और अगर हम इस चीज़ को ये कहना चाहें कि कोई भी शख्स जब उस फ़ोन को बोलता है तो सब एक तरह तो नहीं बोलते, तो एक कॉन्सेप्चुअल फ़ोन हो जाएगा, यानी जो लेटर बी जो आपके सामने लिखा हुआ है उसकी असल आवाज़, वो थियोरेटिकली वो साउंड जो बी की निकलनी चाहिए, विच इज़ लाइक द, जिसको अब बोला नहीं जा सकता, वो हमारे जहन में मौजूद है लेकिन जिस टारगेट तक हम पहुंचना चाह रहे हैं। एंड द अदर वन इज़ द रियलाइजेशन। आप बा बोलते हैं, आपका बोला हुआ बा मेरे बोले हुए बा से फ़र्क होता है। एक खातून की आवाज़ में बोला हुआ, मर्द की आवाज़ में बोला हुआ, बच्चे की आवाज़ में बोला हुआ, वॉइस इम्पेयर्ड शख्स की आवाज़ में बोला हुआ होंगे, सब कोशिश यही कर रहे होंगे कि उसी बे की आवाज़ बोल रहे हों। लेट्स से एक ऐसा शख्स जो हमारा नेटिव लैंग्वेज उर्दू नहीं बोलता, जब वो गैन की आवाज़ बोल रहा है तो कोशिश गैन की कर रहा है, लेकिन जो चीज़ वो बोल रहा है दैट माइट बी डिफरेंट फ्रॉम हाउ वी प्रोनाउंस इट। ठीक है ना, तो ये आवाज़ें जो रियलाइज़ होती हैं इनको हम फोन्स कहते हैं। और जिस चीज़ को रियलाइज़ करने की कोशिश की जा रही है, जिस टारगेट को रियलाइज़ करने की कोशिश की जा रही है, द थियोरेटिकल साउंड ऑफ अ पर्टिकुलर थियोरेटिकल साउंड, दैट्स नोन एज अ फोनीम। फोनीम। सो 2 चीज़ें हमारे पास यहाँ पर आ गई, फ़ोन और फोनीम। मैं अभी ये लिख नहीं रहा सब कुछ क्योंकि आगे जाकर बड़ी तफसील से आना है, मैं सिर्फ अभी बहुत हाई लेवल के ऊपर आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि किस तरह से फोनेटिक्स क्या चीज होती है। सो फोनेटिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, स्पीच साउंड्स टू बी मोर प्रिसाइज। अच्छा, अब इस फोनेटिक्स के अंदर एक सब ब्रांच है जिसको हम कहते हैं आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। इसका मतलब ये है कि इन आवाज़ों को हम पैदा कैसे करते हैं, बनाते कैसे। हमारा जो ये मैकेनिज्म है हमारे पास आवाज़ें जनरेट करने का, ये टूल बॉक्स है जिसमें हमारे लंग्स हैं, हमारे ये जो हवा जिस तरह से जिस नाली से यहाँ तक पहुँचती है, यहाँ वोकल फोल्ड्स हैं जो आपस में क्लैप करते हैं, टकराते हैं, इनको हम बड़ी तफसील से पढ़ेंगे। वो वोकल फोल्ड से आवाज़ें बनती हैं, हमारे मुंह और नाक के सुराखों में से वो वाइब्रेट होकर निकलती हैं, एंड देन वी हियर साउंड्स। इसको हम आर्टिकुलेशन ऑफ साउंड्स कहते हैं, इस प्रोसेस को। और जिस ब्रांच ऑफ फोनेटिक्स में, जिस ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स में इसको पढ़ते हैं, इसको आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स कहते हैं। ये थी जी वो कहानी जहाँ तक आपको पहुँचाना था। अच्छा, यहाँ से आगे जो मैं अब आपको दिखाऊंगा ना, मैं आपको एक आदमी दिखाऊंगा, जो एक शख्स, आदमी क्या, आदमी औरत कुछ भी, एक ह्यूमन बीइंग जो कि ऐसे बना हुआ होगा,
और उसके अंदर का मैं आपको आधा हिस्सा दिखा रहा हूँ कि जी इसकी नाक है, ये इसका मुंह है, ये सब कुछ है। और मेरे स्टूडेंट्स इस पॉइंट पे ज़रा डर जाते हैं, वो कहते हैं जी यही पढ़ना होता तो हम मेडिकल साइंस में ना चले गए होते, इसी से डर के तो इधर भाग के आए मैं। तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि वी नॉट गोना गो इनटू एज मच डिटेल एज अ डॉक्टर डज. What they do is amazing. They go into a lot of detail, each and every muscle and fiber and everything. हम सिर्फ उतनी बेसिक सी कोई 15 20 40 चीज़ों को पढ़ रहे होंगे, उन हिस्सों को देख रहे होंगे जिनका ताल्लुक आवाज़ों के साथ है, ठीक है। तो अगर आप मिलती जुलती कोई चीज़ समझना चाहते हैं, तो आप में से जिसने कभी कोई अरबी वगैरह सीखी हो और मखारिज सीखे हों, तो ये तकरीबन उस तरह की बातें होंगी इस पॉइंट के ऊपर कि जी ता कैसे बोला जाता है जब ज़बान को, वो इंग्लिश इंग्लिश भी सीखने में आपको इसी तरह करो, किसी भी लैंग्वेज की जब आप बोलना सीखते हैं तो आप इसी तरह से सीख रहे होते हैं कि किस पॉइंट पे ज़बान रखनी है, कैसे आवाज़ निकालनी है, आ कैसे होता है, बा कैसे होता है, गा कैसे होता है, खा कैसे होता है। जो अच्छी बात है इस फील्ड की, और मैं आगे जाके इसकी बात करूंगा, will be teaching you an unambiguous representation of sounds. What do I mean by that? अगर मैं आपके सामने एक लेटर लिख दूं, मिसाल के तौर पर कोई भी एक लेटर लिखा हुआ है, लेट्स से मैं आपके सामने कोई बहुत कंटेंशन वाला एक लेटर लिख देता हूं उर्दू का। अगर मैं इसे उर्दू में लिख रहा हूं तो इसकी आवाज़ जो है वो बड़ी क्लियर है। ये जो ज़्वाद की आवाज़ है उर्दू के अंदर, और ये अब मैं लाहौरी एक्सेंट की उर्दू की बात कर रहा हूँ। जब मैं जुमला कहने लगा हूँ ना, आप में से कुछ जो हैं जो उर्दू को यानी सही तरह अपनाते हैं, वो तड़प उठेंगे कि मैंने क्या कह दिया। इसकी आवाज़ वही है जो अंग्रेज़ी के लेटर जी की होती है, जा, उर्दू लाहौरी एक्सेंट के अंदर। अच्छा, अब मसला कहाँ पड़ता है? जब आप इसी आवाज़ को पकड़ते हैं अरबी के अंदर और आप कहते हैं कि बताओ जी इसकी आवाज़ क्या है, ये मैंने लिखा वैसे इतना अच्छा नहीं, ऊपर वाला ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है तो उसी को लिखा रहने देते हैं। अरबी में इसकी आवाज़ क्या है? और अब आपने देखा होगा कि इसके अराउंड एक एक वो जो नॉन अरब स्पीकिंग जगहों के ऊपर एक वो शुरू हो जाता है, बहस मुबाहसा शुरू हो जाता है। क्या इसकी आवाज़ जा है, क्या इसकी आवाज़ दा है, क्या इसकी आवाज़ कुछ और है। मज़े की बात यह है कि ना ये जा है ना ये दा है, ये एक तीसरी आवाज़ है जो उर्दू में नहीं पाई जाती। अब लिखने में ज़बान तो हमें मजबूर कर रही है कि हमने लिखना उसको उसी शक्ल से है जिस शक्ल के ऊपर एक एक कन्फ्यूजन हो सकती है कि कौन सी आवाज़ इस पे मैप हो रही है, ठीक है। लेकिन जब फोनेटिक्स में मैं आपको ये लिखना सिखाऊंगा तो अनएम्बिगुअस वे में होगा, वो फोनेटिक्स जुड़ी हुई होगी कि किस अंदाज से एग्जैक्टली आपके आर्टिकुलेटर्स अपनी जगह पर आ रहे हैं कि ये आवाज़ निकल रही है। सो द अनएम्बिगुअस रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड्स इज व्हाट वी गोना लर्न एज पार्ट ऑफ दिस। मैं आपको एक अंग्रेजी से एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये है, ये अंग्रेजी में इसकी क्या आवाज़ है? समझ यू गोना से जी इसकी आवाज़ सा है, सम ऑफ यू आर गोना से इसकी आवाज़ का है। और ज़्यादा सही क्या है कि कभी ये सा है और कभी ये का है, ठीक है ना। सो सरका के अंदर ये सा है और लेट्स से कट के अंदर ये का है, और हो सकता है ये इसके अलावा भी आवाज़ें लेती हो। सो द थिंग इज कि अगर मैं खाली यूं लिख दूं तो फिर तो कभी भी क्लियर नहीं होगा कि अनएम्बिगुअसली इस वक्त आवाज़ क्या है। सिर्फ वही जानता है जो ज़बान को जानता है और उसके रूल्स जानता है। बट वे गोना लर्न अ नोटेशन, के दुनिया का कोई भी शख्स, मैं आपके सामने कोई भी ज़बान जब उस नोटेशन में लिख दूंगा तो आप उसको अनएम्बिगुअसली सही आवाज़ों के साथ पढ़ सकेंगे। सो दैट्स द मोटिवेशन फॉर लर्निंग IPA, द इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो ये आपको एक पूरे का पूरा, अभी मैं दिखाता भी हूँ इसकी शक्ल कि ये क्या होते हैं, ये आपको सिखाए जाएंगे, दी अनएम्बिगुअस रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड्स, ठीक है। और खैर ये अब हमारा एक सफ़र थोड़ा सा आगे चलना है, ये हम देखेंगे, ये बड़ा बहुत इट्स अ फन थिंग। अच्छा, वो जिन लोगों को मैं कह रहा था कि मेडिकल साइंस वाला मामला, उनके लिए मैं थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए आई वॉन्ट टू शो यू अ फ्यू वीडियोज़ before we move on. और उन वीडियोस के अंदर what I want to show you is a person lying in an MRI, magnetic resonance imaging machine, और वहाँ पर लेटा हुआ वो बोल रहा है, और उसका मैं MRI आपको दिखाऊंगा जो जिस MRI के अंदर उसके आर्टिकुलेटर्स मूव होते नजर आ रहे हैं। So before we move on, let's watch those two videos, then we'll come back, we'll look at the human articulation system, and then we'll see that इस articulatory system को use करते हुए what are the like amazing wonders that we humans have been able to do. The myriad of languages and the types of sounds and how we use them is simply magical and amazing. ठीक है, तो हम पहले शुरू करते हैं. Let's look at a person speaking in an MRI. An odd place to be speaking at, but it's a very popular technique for looking at the articulators live as we use them. Welcome to the Science Gallery of the Max Planck Society.
sondern eine Aufnahme mit der Magnetresonanztomographie oder kurz MRT, die auch als Kernspintomographie bekannt ist. Das in Göttingen neu entwickelte Verfahren der Echtzeit-MRT. जी जनाब, तो देखा आपने, फिर इस तरह बोलते हैं हम. So you saw there are various things inside our mouth which were moving. Can anyone guess वो चीज़ क्या थी, वो जो चूहा सा मुंह में मूव कर रहा था, बड़ा सा आगे, कभी यहाँ टच कर रहा, कभी वहाँ टच कर रहा, कभी वहाँ, व्हाइट कलर का, वो क्या था? That was your tongue, right? So this is as promised. This is that person जिसको हमने बीच में से जो है वो अलग करके और अंदर से आपको दिखाया हुआ है. इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, क्योंकि अब 2-3 काम होने वाले हैं और अभी ये वो टॉपिक्स हैं जिससे हम शुरू करेंगे अपना कोर्स जब इंट्रोडक्शन कंप्लीट होगा. और वो इंटरेस्टिंग बातें ये हैं कि हमारा the intelligent system that we have for the perception of language and sounds is tuned as such कि हम सिर्फ उन आवाज़ों को सुन और समझ पाते हैं जिन आवाज़ों, या यूं कहूं कि उन आवाज़ों को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं जिन आवाज़ों को हम बोलने पे ट्रेंड हैं. एक ऐसी अजीब सी बात है. यानी अगर मैं एक आवाज़ बोल नहीं सकता तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मैं उसको सुन भी नहीं रहा हूं. जब वो मेरे सामने बोली जा रही है मैं उसको सुन नहीं रहा हूं. अच्छा, मज़े की क्या बात है, मैं ये प्रूव करूंगा आपके लिए, आपकी ज़बान में प्रूव करूंगा. I'll show you कि जब हम इस बात पे हंसते हैं खूब कि जी एक अरब शख्स है, उसको बा और पा में फ़र्क नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, तो आपके ख्याल में वो सुन रहा है? नहीं. जब आप उसके सामने बा पा कह रहे हैं तो वो सारे टाइम सुन रहा है बा 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 बा. कैसी मज़ेदार बात है. तो आप कहेंगे नहीं, ये समझ नहीं आ रही. I'll do it for you, for your language. और मैं अपने मुंह के आगे हाथ रख लूंगा and I'll utter 2 sounds जो कि उनके लिए उतनी ही डिफरेंट होंगी जिन जबानों के अंदर वो अलग अलग आवाज़ें पाई जाती हैं, उनके लिए उतनी ही डिफरेंट होंगी जितनी आपके लिए बा और पा डिफरेंट है, लेकिन आप उसका फ़र्क नहीं सुन रहे होंगे. सो स्टे ट्यून्ड, ये करेंगे हम, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स आपके साथ करेंगे. तो इस वजह से फिर एक और बात भी समझ आई कि टू बी अ साइंटिस्ट हु स्टडीज साउंड एंड लैंग्वेज, यू शुड बी एबल टू अटर एनी साउंड, एनी ऑफ दीज साउंड्स. तो अब मज़े की बात क्या है कि मैंने आपको सिखाना ये है, मैं आपको रियाज करवाऊंगा. लिटरली आई बी टेकिंग यू थ्रू दोज लेसन्स where you'll be speaking out these sounds. और अब यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपने ये नहीं करना कि बस मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं. आपके घर वाले आपका जितना मर्जी मजाक उड़ाएं, आपने अपने उस कमरे में बैठकर जहाँ आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, मेरे साथ साथ उन आवाज़ों को दोहराना होगा जब मैं वो आपको आवाज़ें दोहरा रहा हूँ. एंड बेसिकली आज ही मेरा प्लान है कि मैं आपको ये चीज़ सुनाऊंगा कि किस तरह से आप हमेशा से बोलते आ रहे हैं लेकिन आज तक आपको पता नहीं था कि ये आर्टिकुलेटर्स किस तरह यूज़ हो रहे हैं. एंड I'll try to give you isolated control over those articulators. अब ये सीखने का प्रोसेस होगा. It will be rewiring your brain. But then you'll be, at the end of it, you'll be able to control each one of your articulators separately and then utter any sound you want to. Even sounds which are very strange for our language. ठीक है, तो ये एक छोटा सा इस चीज़ का इंट्रो है. ये इसमें से कोई भी मुबालगा, कोई भी एग्जैजरेशन नहीं है. वी गोना डू ऑल ऑफ दैट. और यही हमारा इस कोर्स का गोल है. अच्छा जनाब, इन साहब को देखते हैं, इनकी क्या कहानी. इनकी कहानी ये है जनाब कि यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि हमारा पूरा वोकल मशीनरी क्या है, हम आवाज़ें किस तरह से बनाते हैं. तो अब चलें मैं इस मशीनरी को एक एक करके डिस्कस करता हूँ. आवाज़ों की जनरेशन के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है. सबसे पहली चीज़ की ज़रूरत ये होती है कि एयर मूव करने वाला कोई मैकेनिज्म हो. हमारे आर्टिकुलेटर्स में से यहाँ यानी गर्दन से ऊपर से लेकर मुंह तक की जब तक हवा नहीं मूव होगी तब तक आवाज़ नहीं बन सकती. आवाज़ बनने के लिए हवा मूव होना ज़रूरी है. इस चीज़ को हम कहते हैं एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म. द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड कॉमन एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म आर आवर लंग्स. लंग्स के नीचे ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ नोन एज द डायफ्रेम. डायफ्रेम के मसल्स जिस वक्त ऊपर की तरफ मूव होते हैं तो लंग्स कंप्रेस होते हैं, और जब ये नीचे की तरफ मूव होते हैं तो हमारे लंग्स जो हैं वो एक्सपेंड होते हैं और उसमें हवा भर जाती है. तो डायफ्रेम के ऊपर नीचे मूव होने से, इन मसल्स के ऊपर नीचे मूव होने से हमारी जो ये चेस्ट कैविटी है इसका साइज बड़ा और छोटा हो रहा है, और हम समझें यूँ उनको कंप्रेस कर रहे हैं और खोल रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं और खोल रहे हैं लंग्स को. जब इनको खोलते हैं तो इनमें हवा भर जाती है, जब इनको कंप्रेस करते हैं तो इसमें से हवा निकलती है. जब कभी हम एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म में ये कहते हैं कि हवा बाहर को जा रही है मुंह से, जहाँ से हवा जनरेट हो रही है वहाँ से हवा अगर बाहर जा रही है तो हम उसे कहते हैं, मिसाल के तौर पर लंग्स के केस में जब हवा बाहर निकलती है तो हम उसे कहते हैं इग्रेसिव साउंड्स, EGREESIVE, इग्रेसिव. और ये मैं लिख इसलिए नहीं रहा हूँ कि आगे जाकर ये तफसील से पढ़ना है. और जब हवा अंदर आती है तो उसे हम कहते हैं इनग्रेसिव, हवा अंदर आ रही है.
लंग्स के सिस्टम्स को हम पल्मोनरी सिस्टम्स कहते हैं, तो लिहाजा एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म जब हवा बाहर निकालता है लंग्स से तो हम कहते हैं पल्मोनिक इग्रेसिव साउंड्स, जिनमें लंग्स से हवा बाहर निकलती है, जैसे ज़्यादातर साउंड जो हम बोलते हैं। और जब हवा अंदर जाते हुए आवाज़ें निकलें तो उसे हम कहते हैं पल्मोनिक इनग्रेसिव साउंड्स। क्या ऐसी भी साउंड्स होती हैं? बिल्कुल। क्या लिंग्विस्टिक होती हैं? बिल्कुल होती हैं। मीनिंग, उनके मीनिंग्स होते हैं बाज़ ज़बानों के अंदर, ऐसी आवाज़ें जिसमें लंग्स के अंदर हवा जा रही है और आप बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादातर नहीं होती, दीज आर लाइक रेयर एग्जाम्पल्स, लेकिन ज़्यादातर आवाज़ें जो हैं वो पल्मोनिक इग्रेसिव ही होती हैं। देयर आर अदर फॉर्म्स ऑफ इनग्रेसिव साउंड जो हम देखेंगे, जो कि लैंग्वेजेस में ज़्यादा यूज़ होती हैं। पल्मोनिक इनग्रेसिव की एग्जाम्पल ज़रा कम है। अच्छा, और क्या क्या हो सकता है? अच्छा, अब आप बेशक हंसने के लिए तैयार हो जाए, मैं आपके सामने लाइव ये आवाज़ें निकाला करूंगा और आप भी ये आवाज़ें निकाला करेंगे अगर सीखना है। दूसरी जो टाइप ऑफ साउंड्स है वो है हमारे मुंह की छत के ऊपर जो एरिया है ना, तालू जिसको हम कहते हैं, जो इस शख्स का आपको यहां नजर आ रहा है, इस जगह के ऊपर भी एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म बन सकता है। कैसे बन सकता है? आप जबान वहां लगाते हैं और आवाज निकालते हैं। नाउ दिस साउंड इज नोन एज अ क्लिक, and I'll show you people speaking using clicks like in a language called Hausa, जिसको हम लिखते हैं ऐसे, लेकिन इसको प्रोनाउंस करते हैं ओसा ओसा ओसा। मुझे भी एक मेरे साउथ अफ्रीकन कोलीग ने सिखाया था बोलना, एंड आई एम नॉट परफेक्ट। आई अपोलोजाइज टू ऑल साउथ अफ्रीकन्स एंड ऑल अफ्रीकन्स हु स्पीक दिस लैंग्वेज एज नेटिव स्पीकर्स। आई अपोलोजाइज, आई एम नॉट क्वालिफाइड टू स्पीक इट, आई जस्ट ट्राइड इट, ठीक है। तो वो बड़ा बुरा लगता है जब आपकी ज़बान को कोई बहुत ख़राब कर रहा हो, जैसे हम हमेशा करते रहते हैं उन सारी ज़बानों को जो हम बोल रहे होते हैं। बट एनी हाउ, सो हम ये देखेंगे कि क्लिक्स भी यूज़ होती हैं। तो ये विलैरिक साउंड, जिनको हम कहते हैं विलैरिक साउंड्स, कि जब वीलम होती है ये जगह हमारे मुंह की टॉप। चले मैं सबसे पहले इसको लेबल करता हूँ ताकि थोड़ा सा आपके लिए ज़िंदगी आसान होती चली जाए। ये जो जगह आपको नजर आ रही है ये हमारे होंठ हैं। इन होंठों को हम कहा करेंगे लेबिया। जो आवाजें इनके ऊपर निकला करेंगी, इन पोजीशंस पे निकला करेंगी, यानी जैसे फॉर एग्जांपल बा, पा, म, इन आवाजों को हम कहेंगे बायलेबियल, दो होंठों वाली आवाजें। फिर कुछ ऐसी आवाजें होंगी जो हमारे दांतों को हम डेंट्स कहते हैं, इसीलिए आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं और डेंटल सर्जरी होती है तो डेंट्स। जो आवाज़ें हमारे होंठ और दांतों से मिलकर बनती हैं उनको हम कहते हैं लेबियो डेंटल साउंड्स। सो फॉर एग्जांपल फा, फा, ठीक है, वा, वा, ये वाओ की आवाज़ उर्दू में है वा, ठीक है, लेबियो डेंटल। ऑल राइट, देन हमारी जबान को हम कहते हैं लिंगो। सो जबान और हमारे दांतों से मिलकर आवाज़ें बनती हैं जिनको हम कहते हैं लिंगो डेंटल। फॉर एग्जांपल ता, ता, दा साउंड्स, ठीक है। अच्छा, अब इनमें से अक्सर हम जबान का जिक्र निकाल देते हैं, इनको खाली डेंटल साउंड्स कहने लगते हैं। सो डेंटल साउंड्स। फिर कुछ आवाजें हैं जो दांतों के पीछे मसूड़ों के ऊपर, गम्स के ऊपर जबान लगाने से निकलती हैं। इस गम्स की जगह को हम कहते हैं एल्वियोलर रिज, इनको हम एल्वियोलर साउंड्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारी आवाज लाइक टा टा टा, ठीक है, ये एल्वियोलर है। ना ना ना, जबान टच करें, ना 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 से ना, एंड यू विल फील कि आपकी जबान जो है वो टच हो रही है एल्वियोलर रिज पे। इससे पीछे की जगह को हम हार्ड पैलेट कहते हैं। ये हड्डी है ना, ये तालू वाली जगह को, इसको हम हार्ड पैलेट कहते हैं। यहाँ पे पैलेटल साउंड्स होती हैं लाइक चा, जा, आपकी जबान का दरमियान का हिस्सा इस जगह पे टच हो रहा है, ठीक है। एंड देन इससे पीछे ये जो जगह होती है इसको हम सॉफ्ट पैलेट या वीलम कहते हैं, ठीक है, वीलम। इस जगह के ऊपर जो आवाजें निकलती हैं इनको हम विलैरिक साउंड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल साउंड्स लाइक गा, गा, खा, खा, ठीक है। इससे पीछे जो जगह है, ये वाली जो जगह है, इसको हम, ये जो बॉक्सिंग बैग से लटक रहा होता है ना हलक के अंदर, इसको हम युवुला कहते हैं, युवुला। ये युवुला के ऊपर भी साउंड्स निकलती हैं लाइक योर साउंड लाइक का 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 की एक जगह जो है वो ये भी है। देन यू हैव दिस ओपनिंग विच कनेक्ट्स योर माउथ विद योर नोज, ठीक है। इस ओपनिंग को, सो हमारा जो मुंह का हिस्सा है ना, मैं आपको अलग से बनाकर दिखाता हूँ। जो हमारा मुंह का हिस्सा है, बेसिकली लेट मी आल्सो पुल आउट दिस गाय, यहाँ थोड़ा और क्लियर है। सो लेट्स लुक एट दिस गाय। ये आपको होंठ क्लियरली नजर आ रहे हैं, दांत क्लियरली नजर आ रहे हैं। दिस होल एरिया इज नोन एज द ओरल ट्रैक्ट। सो दिस इज नोन एज द ओरल ट्रैक्ट, मुंह का रास्ता, मुंह के रास्ते से निकलने वाली आवाजें। एंड देन दिस इज नोन एज द नेजल ट्रैक्ट, नाक से निकलने वाली आवाजें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आ इज अ साउंड विच इज oral and is a sound which is nasal, जिससे नून गुन्ना से आप रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो ये जो बीच में सुराख बना हुआ है, दिस इज एन ओपनिंग बिटवीन योर कनेक्टिंग योर ओरल एंड नेजल ट्रैक्ट्स। सो दिस इज नोन एज द वीलोफेरेंजियल पोर्ट। मुश्किल नाम है ना, अभी याद करने की जरूरत नहीं है, आगे जाके याद करेंगे, अभी भूल जाए। और ये मैं आज ही की
क्लास में आपको इन तमाम आर्टिकुलेटर्स के ऊपर कंट्रोल देना शुरू करूंगा एंड आई बेसिकली टेक यू थ्रू दिस होल एक्सरसाइज। बड़ा मज़ा आएगा, आप अभी चलते तो जाएं हमारे साथ साथ। अच्छा जनाब, सो एंड देन दिस इज अ प्लेस, ये जो यहाँ पर आपको जगह नजर आ रही है ना, यहाँ पर जगह, यहाँ हमारे वोकल फोल्ड्स हैं। सो यू हैव योर, ये जो जिसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं ना लड़कों में, और अगर अगर आप खवातीन में भी देखें तो यहाँ से अगर इफ यू मूव योर फिंगर तो देयर विल बी अ शार्प प्लेस हियर, अ हार्ड शार्प प्लेस हियर। ये आज आपने आइडेंटिफाई करना है क्योंकि यहाँ के आज हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। सो इस जगह के अंदर जो है, इसके पीछे जो है हमारे वोकल फोल्ड्स हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा भी वोकल फोल्ड्स दोस्तों, तो आपको कह दूंगा अगर आप क्विजी हैं, मेडिकल चीज़ें देखने में, अंदर से अपने आप को देखने में क्विजी हैं, तो बेशक आंखें बंद कर लें, तब मैं आपको एनिमेशन से दिखा दूंगा। बट फॉर दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड, ये वो चीज़ है जब आप कभी भी अपने फेरिंग्स को जो है वो मुआयना करवा रहे होते हैं, तो ये आपका डॉक्टर वही देख रहा होता है। तो खैर एनी हाउ, वहाँ से आवाज़ों की जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हम वॉइसिंग कहते हैं, वो वहाँ से जनरेट होती है। तो मैंने बात की थी एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म की। हवा कहाँ से आ रही है? फेफड़ों से भी आ सकती है, किसी और जगह से भी आ सकती है जहाँ से हम हवा को मूव करवा सकते हैं, मेनली फेफड़ों से करवाते हैं। एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म के बाद होती है प्लेस, कि आवाज़ जो है वो कौन से प्लेस के ऊपर जनरेट हो रही है। ये होठों पे हो रही है, दांतों पे हो रही है, मुंह के ऊपर हो रही है, मुंह की बैक साइड पे हो रही है, कहाँ पर हो रही है। उसके बाद मैनर होता है, यानी कि हम उस साउंड के लिए क्या कर रहे हैं। बा के केस में हम मुंह बिल्कुल बंद कर देते हैं, ठीक है, ये जब मैं इस पर आऊंगा एग्जाम्पल पर आपको दिखाऊंगा। जा के केस में हम मुंह को पूरी तरह बंद नहीं करते, सांस भी ले सकते हैं, इसे लंबा भी कह सकते हैं, बट यू कैन नॉट से अब बा लंबा कर रहे हैं जरा, तो आप कहेंगे बा नहीं, वो तो आप आ लंबा कर रहे हैं। कैन यू से ब लॉन्ग? नो यू कैन नॉट, इट्स फॉर दिस यू हैव टू क्लोज योर माउथ, सो ब कैन ओनली बी शॉर्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें खैर हम उस पॉइंट पर जाकर देखेंगे। ये हमारे आर्टिकुलेशन के का बेसिकली एपरेटस है पूरा। इसके अलावा भी चीज़ें हैं, नेजलाइजेशन है, नाक का सुराख कब खुला हुआ है, कब बंद है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आवाज़ें किस तरह से बदल जाती हैं, नेज़ल को अगर नॉन नेज़ल बोलें, नेज़ल को नॉन नेज़ल को नेज़ल बोलें, क्या होता है। क्या ऐसी आवाज़ें भी हैं जिसमें वोकल फोल्ड्स वाइब्रेट ना कर रहे हों? बिल्कुल हैं, और ये भी हम आज प्रूव करेंगे आज ही की क्लास के अंदर। तो अब पहले आज का मकसद, फिलहाल का मकसद ये था कि आपको इस चीज़ की शक्ल दिखा दी जाए कि ये आपके अंदर का पूरा मैकेनिज्म है। लेकिन इस मैकेनिज्म को यूज़ करके हम ह्यूमंस कितनी कॉम्प्लिकेटेड आवाज़ें बना सकते हैं। लेट मी गिव यू अ क्विक टूर। इनफैक्ट लेट मी जस्ट गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ लैंग्वेजेस। देखिए ना, अंग्रेजी आपने सुनी हुई है, अरबी भी आपने कहीं ना कहीं सुनी हुई होती है, फारसी आपने सुनी हुई होती है, हिंदी आपने सुनी हुई होती है, ये ज़बानें आपकी सुनी हुई हैं। लेट मी एक्चुअली गिव यू सम एग्जांपल्स ऑफ लैंग्वेजेस जो हम में से ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुनी होती, एंड लेट्स सी कि उन ज़बानों के अंदर क्या क्या चीज़ें एज लैंग्वेज यूज़ होती हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ एन आइडिया ऑफ द डिवर्सिटी of the various languages, of the myriad of languages in fact that we speak throughout the world. ठीक है, so let me give you a few examples, और examples के बाद वापस आते हैं, and then I'll give you a few more examples of where basically we are not using this articulatory mechanism just for languages, but we use it for entertainment, for singing, we use it for making non-linguistic sounds. So ये सारा कुछ अभी इन examples को देखते हैं, and then we'll come back and then we'll start talking about articulation again. So, Vili, there are 11 languages spoken Yes. within Southern Africa. Yes, And you're Xhosa. yes. You speak Xhosa, the wonderful. Yeah. Clicking. The clicking. How many clicks are there in your language? There is 5 clicks in my language, Sh- Xhosa language. Do them for me. I like that. What's that? Now, I've heard that there is one expression that is very difficult to say in your language. Something about a skunk. The skunk rolls in the grass and breaks his windpipe. That is a very difficult thing to say it in Xhosa about the skunk. But in Xhosa it goes this way. Iqaqa liqeqaqeqeqa uqaqaqa liqhawuke uqhoqhoqho. That is. Xhosa society reads like a who's who of South African politics. Thabo Mbeki, Desmond Tutu, Oliver Tambo, Nelson Mandela, all famous Xhosas. I feel better already. Yeah, then you're feeling, then you walk.
Hello everyone! Today we're going to talk about tonal languages. And as an example, we will take the most widely spoken language in the world. Now, a quick question. What is the difference between these four syllables? Ma, 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 ma. If you think the only difference between these four syllables is the intonation, then you're correct. It's not the same syllable pronounced with four random intonations. Actually, these are four very different words in Mandarin Chinese, respectively mother, ma, ma, hemp, ma, ma, horse, ma, ma, and to scold, ma, ma. Okay, so what's the exact difference between these four Chinese intonations or tones? These four tones can be defined as follows. The first tone is flat. It starts high and ends high, ma, ma. The second is a tone which starts low and ends high, ma, ma. The third tone is a bit more complicated because it first falls down and then goes up, ma, ma. And the fourth and final tone is the one which starts high and falls down, ma, ma. A tone in Chinese is always applied to a syllable, which at the same time might be a word, but not necessarily. For example, a word that contains two syllables will have two tones. Think about how weird it is. It is as if the English word horse, pronounced horse, meant horse, but pronounced horse meant mother. Well, it is very difficult to learn a tonal language for a person who has never studied tonal languages. So you saw the three examples, right? The three example languages. The first language, Xhosa, was using clicks. The second language was using whistles, and the third language was using tones. But how is that different from our language? हम भी तो ये तीनों चीज़ें यूज़ करते हैं और अभी मैं आपको उसको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ. सिर्फ डिफरेंस यहाँ पर है हमारी लैंग्वेज में, उर्दू में लेट से या इंग्लिश में वर्सेस दीज लैंग्वेजेस, कि हम इन तमाम चीज़ों को पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स के तौर पर यूज़ करते हैं, जबकि इन लैंग्वेजेस के अंदर ये लिंग्विस्टिक फीचर्स के तौर पे यूज़ हो रही हैं. क्लिक से एक लफ्ज़ का मानी डिक्टेट होता है. क्लिक से वो लफ्ज़ क्या है ये डिक्टेट होता है. क्लिक से वर्ड बनता है. क्लिक विसल से वर्ड बनता है. टोन से वर्ड बनता है. लाइक यू सॉ द मा एग्जाम्पल, जिसके अंदर खाली टोन चेंज करने से लफ्ज़ का मानी चेंज हो रहा है. बट इफ़ यू कम टू आवर लैंग्वेज, लेट्स से मैं उर्दू की बात करता हूँ और हमारे कल्चर की बात करता हूँ. सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से, जब आप अपने दोस्त से कहते हैं यार आज खाना खिलाएगा, पैसे हैं, वो कहता है so that click means उसके पास पैसे नहीं हैं, या कोई गम की खबर सुन के, या now we are using clicks. एक जो कोचवान है वो अपने घोड़े को जो कर रहा है, that's a click, but it's a paralinguistic cue. It does not have a word associated with it. It's not a word जिसको वो प्रोनाउंस कर रहा है या जिसको वो लिख रहा है, जिसको लिखा जा सकता हो. It's a feature which is giving a non-verbal meaning. यानी it's non-verbal in the sense कि ये आवाज़ अदा हो रही है लेकिन ये linguistic sound नहीं है. ठीक है, मैं अभी इसको, अगर आपको लग रहा हो कि डेफिनेशन थोड़ी वेग है तो सब्र कर लें, क्योंकि मेरे पास अभी वो टर्म्स मैं यूज़ नहीं कर सकता जो मैंने अभी आपको पढ़ाई नहीं है. वन विल गेट देयर, तो मैं लिंग्विस्टिक और पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स के बीच में बिल्कुल क्लियरली अलग कर दूंगा कि वन हैज़ लेक्सिकल मीनिंग्स एंड द अदर डज नॉट हैव लेक्सिकल मीनिंग. लेकिन अभी लेक्सिकल मीनिंग का आपको नहीं पता. आसान लफ्ज़ों में, क्या इस आवाज़ से डिक्शनरी के दो अल्फाज में फ़र्क हो सकता है? अगर हो सकता है तो मैं ये कहूँगा कि ये लेक्सिकल मीनिंग रखती है, यानी लिंग्विस्टिक साउंड है. और अगर डिक्शनरी के दो अल्फाज में तब फ़र्क नहीं हो सकता इस आवाज़ से, तो तब इसका मतलब है कि इसकी डिक्शनरी की एंट्री ही नहीं होती. तो उस केस में मैं कहूँगा कि पैरालिंग्विस्टिक साउंड है. ये आसान सा इसको मानी समझनी. ठीक है, तो क्लिक हो गई. सिमिलरली आपका दोस्त जब आपको बताता है यार मुझे लगता है आज क्विज हो जाना है, और आप कहते हैं मेरी विसल इतनी अच्छी नहीं है, बट यू से the ingressive whistle, that's a paralinguistic cue. हम whistles को यूज़ करते हैं और भी कई जगहों पर यूज़ करते हैं. सिमिलरली टोन, मैं एक लफ्ज़ बोल रहा हूँ कौन कौन कौन, अगर मैं इसके खाली टोन चेंज करूँ, कौन कौन कौन, सो द मीनिंग चेंज्ड. अब मैं सवाल पूछ रहा हूँ. अगर मैं कहूँ कौन या ऊपर से नीचे कौन, सो नाउ दीज चेंजेस यू कैन सी कि ये सारी टोनल चेंजेस से मैं कभी कौन को क्वेश्चन बना रहा हूँ, कभी कौन को सिंपल एक डेक्लेमेशन बना रहा हूँ, एक सिंपल स्टेटमेंट बना रहा हूँ,
कभी मैं कौन को के अंदर एक फीलिंग बीच में लेकर आ रहा हूँ जिसमें आप थोड़ा सा तंग हैं, अगर इसकी लेंथ के ऊपर भी मैं फर्दर करना शुरू कर दूँ तो मैं कहूँगा कौन या कौन, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. नाउ यू कैन सी कि दिस इज लिमिटलेस, ये तो बहुत वेरिएशंस बन सकती हैं, एंड वी यूज मोस्ट ऑफ देम. दिस होल थिंग, जहाँ जहाँ जिस जबान के अंदर टोन्स को हम लेक्सिकल मीनिंग में उस तरह से यूज़ नहीं करते, जो कि हम देखेंगे कि हम करते हैं या कम यूज़ करते हैं, वहाँ पर ये जो पैरालिंग्विस्टिक मीनिंग्स हैं ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर टोन यूज़ होती है. सो लाइक अ क्वेश्चन और एन इमोशन, फॉर एग्जांपल. एक और चीज़ मिलती जुलती जो टोन से मिलती जुलती है वो स्ट्रेस है. तो फॉर एग्जांपल मिलती जुलती इन द सेंस कि ये एक ही तरह से हम इनको डील करते हैं, इनमें कुछ चीज़ें कॉमन हैं जो हम आगे जाकर स्टडी करेंगे. फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ मैं आपको ए दूंगा, इट्स एन अमेजिंग स्टेटमेंट राइट, यू लव इट. अगर मैं इसको कहूँ मैं आपको ए दूंगा, तो नाउ इट हैज़ बिकम अ क्वेश्चन. मैं आपको ए दूंगा, मैं आपको ए दूंगा, मैं आपको ए दूंगा, मैं आपको ए दूंगा. So now just changing the stress from word to word is changing the meaning of this sentence. By the way, ये वो जगह भी है जहाँ पर speech रिटन कम्युनिकेशन से बहुत ट्रांसेंड कर जाती है, बहुत ऊपर चली जाती है, बहुत रिच हो जाती है. ठीक है, तो ये सिर्फ एक अभी वो मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ अभी, तो मैं बस खाली आपको ये दिखा रहा हूँ कि जिन चीज़ों को आप अपने घोड़े को आवाज़ देने के लिए यूज़ करते हैं, दूसरी ज़बानों के अंदर वो चीज़ से बाकायदा लफ्ज़ लिखा जा सकता है. जिस चीज़ से आप खाली सवाल और जवाब में डिस्क्रिमिनेट करते हैं, या गम और खुशी में, या बेजारगी में और किसी और चीज़ में, उससे एक दूसरी ज़बान में लफ्ज़ बदल जाते हैं. ठीक है, सो दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल. ये तो था जी ज़बानों का इस्तेमाल. सो सम इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स कि हम अपनी इस वोकल ट्रैक्ट से, इन मैकेनिज्म से किस तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ें बना सकते हैं. लेट मी नाउ गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स जहाँ पर हम बियॉन्ड लैंग्वेज अपने इस वोकल ट्रैक्ट से कुछ इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं. I thought, okay. That by the way was Peter Cullen, who's the voice behind Optimus Prime in Transformers. I'm not sure if you're into Transformers or not, but he was doing the voice of the Predator. Turn it into Transformium and forge a new army. Begin again. We also find very sophisticated use of our articulatory mechanisms for cultural reasons and for other sorts of chants and recitations and singing, like for example this throat singing. Or in case of the very rich and diverse art of Quranic recitation, as we are very well aware. ऑलराइट जी, सो अब जबकि आप हमारे वोकल ट्रैक के कमालात तो देख आए हैं और ये देख चुके हैं कि किस तरह से ह्यूमन वोकल ट्रैक जो है इसको क्रिएटिवली हम लोग यूज़ करना सीख चुके हैं. वी हैव these hundreds of languages जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें बोली जाती हैं. तो आई थिंक नाउ वी आर रेडी टू बेसिकली हैव अ रियली क्विक लुक एट द वेरियस साउंड्स जो हम इन लैंग्वेजेस के अंदर यूज़ करते हैं. और आज हम खाली ऑब्वियसली बिकॉज इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन, सो विल जस्ट वेरी क्विकली लुक एट IPA, द इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, जिसके अंदर बेसिकली दो तरह के हम साउंड्स को अलग करते हैं. वैसे तो दो नहीं होती, दो से ज़्यादा होती हैं, लेकिन दो उनमें जो बुनियादी साउंड्स हैं, एक वो साउंड्स हैं जिनको हम वॉवल्स कहते हैं,
जो आपके सामने यहाँ पर राइट साइड पे आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं. सो यू हैव दीज डिफरेंट, सो ये आई और ई और ये जो एक सिंबल बना हुआ है, देन देयर इज अनदर सिंबल हियर, देयर इज अ सिंबल हियर, देयर इज अ सिंबल हियर, अ सिंबल हियर, यू ओ, एंड देन देयर इज दिस उल्टा सी एंड दिस ए लाइक सिंबल. तो ये आपको सारे सिंबल्स नज़र आ रहे हैं. ये इस तरह प्रोनाउंस नहीं होते जिस तरह मैंने अभी प्रोनाउंस किए हैं, एंड आई शो यू अभी इन अ सेकंड कि ये किस तरह प्रोनाउंस होते हैं. एंड ऑन दिस साइड, सो वॉवल्स की खुसूसियत ये होती है कि इसमें हमारा वोकल ट्रैक्ट ओपन होता है. सो हमारा स्पेशली ओरल ट्रैक्ट, मुंह जो है वो खुला हुआ है, और इनकी एक और फॉर्म होती है जिसके अंदर हमारा नाक का नेज़ल ट्रैक्ट जो है वो भी ऑन होता है, वो भी ओपन होता है. इसको अभी हम देखते हैं. जो इनकी निस्बत क्लोज्ड किस्म की साउंड्स होती हैं जिसमें ओरल ट्रैक्ट क्लोज होता है या नियरली क्लोज्ड होता है, और नेज़ल ट्रैक्ट क्लोज होता है, और वो या क्लोज होता है या ओपन होता है, उसमें सॉर्ट ऑफ लाइक बाइनरी है. तो इस किस्म की साउंड्स को हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं. और आपके लेफ्ट साइड के ऊपर ये जितने नज़र आ रहे हैं ये सब आपको कॉन्सोनेंट्स नज़र आ रहे हैं. अभी मैं आपको इनको बोलकर सुनाता हूँ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि इसमें किस तरह की साउंड्स हैं और किस तरह से ये बोली जाती हैं. एंड आई ऑल्सो शो यू द रीजंस फॉर दीज ग्रुपिंग्स. सो यू सी हियर सम ग्रुपिंग्स. सो यू सी हियर प्लोसिव, जिसको हम आगे जाके स्टॉप भी कहा करेंगे, नेजल्स एंड ट्रिल्स एंड टैप्स एंड फ्लैप्स एंड फ्रिकेटिव्स एंड लेटरल फ्रिकेटिव्स एंड अप्रॉक्सीमेंट्स एंड लेटरल प्रॉक्सीमेंट्स एंड सो ऑन. एंड देन यू सी हियर, सो ये जो हैं सारे, इनको हम मैनर्स कहते हैं. यानी जो आपका ओरल ट्रैक्ट है वो पूरी तरह बंद है, पूरी तरह बंद है, पार्शली बंद है, थोड़ा सा खुला हुआ है, उसमें कोई फ्रिकेशन की सी आवाज़ आ रही है, रगड़ की सी आवाज़ आ रही है, किस तरह की उसमें से साउंड निकल रही है. And on this horizontal side, you see the places. So bilabial, दो होंठों पर, labiodental, होंठ और दांत, dental, दांत और ज़बान, alveolar, ज़बान जो है वो दांत से पीछे मसूड़ों पर लगी हुई है, post alveolar, then there is a retroflex, palatal, velar, uvular, pharyngeal and glottal. So पहली नज़र में ये देखने में this seems like very daunting and very intimidating कि यार इतनी सारी चीज़ें ये कैसे वो होंगी. रेस्ट अश्योर्ड, बाय द टाइम हम इनको देख चुके होंगे, ये इतनी सिस्टमेटिक हैं ये सारी चीज़ें कि ये याद किए बगैर आपको याद हो जाएंगी. यानी ये आपको सब आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी. ये इतनी सिंपल चीज़ें हैं, ये कोई इतनी मुश्किल बातें नहीं हैं. सो सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि मैं लेट मी जस्ट टर्न ऑन दिस आर्टिग्राम, ताकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे सामने प्लॉट हुआ हुआ हमें नज़र आने लगे. एंड नाउ लेट मी स्टार्ट विद द वॉवल. सो आई नीड टू क्लियर माई थ्रोट बिकॉज अब वो रियाज का वक्त आ गया है. ऑल राइट, ऑलरेडी. अच्छा जनाब, सो अब इन साउंड्स को देखते हैं कि ये क्या हैं. ये जो साउंड आपको वॉवल की नज़र आ रही है, दिस इज़ द ई साउंड, ई. सो यू सी दीज बैंड्स, ये आपको बैंड्स में एक दफ़ा दोबारा करता हूँ, ई. तो आपको ये बैंड्स नज़र आ रहे हैं. यू सी अ बैंड हियर एंड यू सी अ बैंड हियर एंड यू सी अनदर बैंड हियर. इन बैंड्स को हम फॉर्मेंट्स कहते हैं. जब हम अपने अकूस्टिक्स वाले हिस्से में जाएंगे तो हम इसके पूरे मैथ्स को पढ़ेंगे, ये क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, किस तरह से ये वो हो रहे हैं. लेकिन अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि ये बैंड्स कैरेक्टरिस्टिक हैं हमारे वॉवल्स के. सो लेट्स सी. जो इसके बिल्कुल नीचे आपको वॉवल नज़र आ रहा है जो ई की शक्ल में लिखा हुआ है, इसका असल में इसको जो बोला जाता है जिस साउंड को ये रिप्रेजेंट कर रहा है वो ए साउंड है, ए. सो यू हैव दिस ई, ए. यू सी, अब मैं खाली इन दो को अगर करूँ तो एक दूसरे के करीब करीब बैंड्स हैं, लेकिन ये बैंड्स फिर भी एक दूसरे से डिफरेंट हैं. सो ई, ए, ई, ए. यू सी द डिफरेंस बिटवीन द बैंड्स. ऑल राइट, इस वाले को भी रहने दें, इस पे आ जाए नीचे. दिस इज ए sound, like bell, sound. All right. अब इस साइड पे आ जाएं. This is your oo sound, oo. This is o, like ball, o. And this is a sound, a. अब अगर मैं इन वॉवल्स को एक दूसरे के साथ साथ बोलूं तो आपको फिर वो फ़र्क नज़र आएगा कि किस तरह से ये साउंड्स जो हैं वो डिफरेंट बैंड्स, डिफरेंट फॉर्मेट्स की लोकेशंस प्रोड्यूस कर रही हैं, डिफरेंट यानी फ्रीक्वेंसीज़ पर ये फॉर्मेट्स को बना रही हैं. सो लेट मी गो थ्रू देम इन सक्सेशन. या मैं ऐसे करता हूँ, पहले मैं दो एक्सट्रीम बोलता हूँ. सो एक ये ई बोलता हूँ और एक ये आ बोलता हूँ. सो ई आ. ऑलरेडी आई होप आप कन्विंस होना शुरू हो गए होंगे कि जो स्पीच रिकग्निशन है उसके पीछे कुछ थ्योरी तो अभी से नज़र आ रही है. अगर फ्रीक्वेंसीज में इतने डिफरेंसेस हैं तो कुछ तो होगा जो पकड़ा जा सकता होगा. ऑल राइट, लेट मी गो थ्रू दीज एंड वॉच दी फॉर्मेट्स केयरफुली. एंड यू शुड बाय द वे डू दिस ऑन योर ओन ऑन योर पीसी एज वेल.
oo, o, a, a. You see different bands. E, a. You see different bands? All right. Let me say them a little bit quickly और मैं कोशिश करता हूँ कि एक स्क्रीन पे ज़्यादातर आ जाएं. E, A, U, O, O. All right. So E, A, U, O, O. You see? ये सारे वॉवल्स के जो हैं बैंड्स हमें डिफरेंट नज़र आ रहे हैं. ठीक है. सो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये फ्रीक्वेंसी यहाँ लिखी नज़र आ रही है. तो अराउंड इसका मिडल जो है वो तकरीबन कोई 376 हर्ट्ज़ 350 हर्ट्ज़ पे है. ये जो है ये तकरीबन 2700 हर्ट्ज़ पे है. ये एक और बैंड है जो कि तकरीबन कोई 3400 हर्ट्ज़ पे है. सिमिलरली इसमें ये बैंड नीचे आ गया इसकी निस्बत. इसमें ये बैंड और नीचे आ गया. ये एक ही साइड के वॉवल्स थे ना, एक ही साइड पर थे. तो आप इसमें एक प्रोग्रेशन देख रहे हैं. एंड सिमिलरली हियर यू विल सी अ प्रोग्रेशन हियर एज वेल. ये पूरे के पूरे दोनों बैंड ऊपर उठते जा रहे हैं. मैंने इसमें आ नहीं बोला, इस स्क्रीन में फिट नहीं आ रहा था, वरना उसमें आपको ये दोनों बैंड्स मजीद ऊपर उठे हुए नीचे वाले नज़र आते. इन फॉर्मेट्स को हम F1, F2, F3, F4 कहते हैं. सो दिस वन इज़ माई F1, दिस इज़ F2, दिस इज़ F3, दिस इज़ F4. ये हम आगे जाकर देखेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं. अच्छा जनाब, अब ये चीज़ तो हमें समझ आ गई. अब आपकी बारी आई. अब आपने एक काम करना है और अब आप मुझे देखें. जो आपको मैं करने को कहूँ वो आपने करना है. वी नीड टू फाइंड आर वोकल फोल्ड्स. हमने अपनी वोकल फोल्ड्स को दरियाफ्त करना है. ऑल राइट. आप लोग यहाँ से जो मेल हैं, जो लड़के हैं, वो तो ये करें कि वो तो सिंपली अपने एडम्स एप्पल को ढूंढ लें. आपको तो आसानी से मिल जाएगा. फॉर फीमेल्स जस्ट ट्रेस दिस लाइन अंटिल यू रीच अ शार्प पॉइंट. वो शार्प पॉइंट वो है जहाँ पे आपका वॉइस बॉक्स है, जहाँ पे आपका ये वाली चीज़ है जो आपको हार्ड सी हड्डी नज़र आएगी. ऑल राइट. व्हाट आई वांट यू टू डू इज़ प्लेस योर हैंड्स, दीज 2 फिंगर्स, लाइटली ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस एडम्स एप्पल, दिस वॉइस बॉक्स. इसकी दोनों साइड्स के ऊपर आप अपने हाथ लाइटली रखने. बहुत ज़ोर से ना कीजिएगा, चाहे मैं कितना भी चाह रहा हूँ. अब ये ना हो कि अब आप दबा ही दें. मेरा कसूर नहीं है. उर्दू में कहा जाता है ना टेटवा दबाना, वो ये जगह होती है. सो डोंट प्रेस इट. जस्ट लाइटली प्लेस योर हैंड्स हियर. आई वॉन्ट यू टू फील योर वोकल फोल्ड्स. अच्छा जी, दोनों हाथ, दोनों ये यानी ये 4 उंगलियाँ और ये यहाँ पर ये ढूंढा वॉइस बॉक्स और इसके दोनों साइड्स पर रख लिया. ऑल राइट. टर्न द आर्टिग्राम ऑन. यहाँ नीचे अगर आप आएँ तो आपको ये 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं जिनको कहा जा रहा है कि ये एल्वियोलर प्लेस पे बोली जाती हैं और दोनों फ्रिकेटिव्स हैं. इन दोनों में एक फ़र्क है. जो पहली साउंड है ना, इसमें वोकल फोल्ड्स ऑफ होते हैं और जो सेकंड साउंड है उसमें वोकल फोल्ड्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं. मैं चाहूँगा कि यहाँ से हम अपना सफ़र शुरू करें. ऑल राइट. अब जो मैं कह रहा हूँ ये करना है, ये खाली सुनना नहीं है. सुनने से कोई फ़ायदा नहीं होगा. यू नीड टू एक्चुअली डू दिस. एन आर्टिग्राम चल रहा हो एंड यू नीड टू एक्चुअली डू दिस. अच्छा, करना क्या है? सबसे पहले वो आवाज़ निकालें जो आप क्लास में टीचर को तंग करने के लिए भी निकालना है कि बहुत आपको शौक होता है. और अगर हमें सामने लाइव क्लास में होते हैं, मैं आपसे लाइव करवाता, आप दिल भर के एक दफ़ा ये करते हैं. एंड दैट साउंड इज़ वो जो आप टायर फूस होने की आवाज़ निकालते हैं ना, ये साउंड जो सा सीन उर्दू में या एस इंग्लिश में, ये उसकी आवाज़ है. प्रैक्टिस इट, से इट. हाथ यहीं हो, हाथ नहीं हिलना चाहिए. और लाइटली यहाँ पे हाथ रखा हुआ. ठीक है, आ गया. Now I want you to utter the sound of the letter Z, या उर्दू में जैसे Z की आवाज़ होती है. Z, Z. When you say the Z sound, तो आपको यहाँ पर शायद कुछ थोड़ी सी वाइब्रेशन फील हो रही हो. Now I want you to do both sounds one after the other and feel with your hands कि क्या यहाँ पर कुछ फ़र्क फील होता है. डू यू फील इट? जैसे ही आप ज़ बोलते हैं यहाँ पे वाइब्रेशन फील होती है और जब आप स बोलते हैं तो यहाँ कोई वाइब्रेशन फील नहीं होती. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. लेट्स टेक अनदर पेयर ऑफ साउंड्स फ्रॉम हियर. ये फ और ये व आपको नज़र आ रहा है, दोनों लेबियोडेंटल हैं, यानी नीचे का होंठ और ऊपर का दांत. ठीक है, लेबियोडेंटल, होंठ और दांत से मिलके बनने वाली आवाज़ें. द फर्स्ट वन इज़ वॉइसलेस, अनवॉइस्ड, यानी जिसमें वोकल फोल्ड्स ऑफ हैं. द सेकंड वन इज़ वॉइस्ड. अच्छा, आई वांट यू टू से द साउंड ऑफ फ. एंड नाउ आई वांट यू टू से द साउंड ऑफ व, जैसे उर्दू में वाव की आवाज़ होती है. और अपना हाथ बहुत यानी थोड़ा सा प्रेस कर लें साइड पर, यहाँ पर. बेशक एक हाथ से भी आप ये कर सकते हैं और यू कैन प्लेस इट लाइक दैट एज वेल. सो
Do you feel it? के केस में यहाँ कोई वाइब्रेशन नहीं है, के केस में यहाँ वाइब्रेशन है. Let's try another one. I want you to say a vowel with me. Now do you feel it? कितनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन हो रही है यहाँ पे. अब मैंने आपके साथ एक आखिरी एक्सपेरिमेंट इस पे करना है. Let's go here and let's look at this sound. This is your Urdu ha sound. This is not Arabic ha. This is Urdu ha ha ha. The sound is very much कि पूरा मुंह खुला हुआ होता है और आप सिंपली से कह रहे होते हैं. This is the ha sound. ठीक है, ये यानी जो सही वो हलवे वाले हे की प्रोनाउंसिएशन ये वो नहीं है, ये आपकी हा वाली साउंड है. सही, हा जो लाइट हा होता है. ठीक है, ये अभी आगे जाकर देखेंगे कौन सा कहाँ यूज़ होता है. ऑल राइट, आई वॉन्ट यू टू से, यहाँ पे वापस हाथ रखें और से, एंड नाउ आई वॉन्ट यू टू रिमेन इन द सेम सिचुएशन विद योर माउथ, और खाली आपने इस को आ में तब्दील करना है. ऑल राइट, वी गोना डू इट लाइक दिस. हा हा हा, जिस तरह आप हा हा कह रहे हैं लेकिन ज़रा स्लोली कह रहे हैं. हा 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 हा. यू फील द वाइब्रेशंस. हा में कोई वाइब्रेशंस नहीं है, आ के अंदर स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस हैं. सो होपफुली अब आपको अपना वोकल फोल्ड्स ज़िंदगी में पहली दफ़ा शायद डिस्कवर करना आ गए. आपको पता लग गया कि यहाँ कोई चीज़ है जो आप खुद से ऑन और ऑफ कर सकते हैं. लाइक यू डू इट इन एन, इट्स एन ऑफ, इन एन ऑफ फॉर्म एंड ऑन फॉर्म. गॉट इट? ये हैं जी आपके वोकल फोल्ड्स. एक आर्टिकुलेटर को आपने ऑन ऑफ करना सीखा. मैं आपको एक क्विकली और आर्टिकुलेटर ऑन ऑफ करना सिखाता हूँ. आपको वीलम याद है, जो कि नाक और मुंह के सुराख के बीच में जो चीज़ उसको ऑन ऑफ कर रही थी, वीलोफेरेंजियल पोर्ट को. अच्छा जी, इस अगले एक्सपेरिमेंट में वी गोना डिस्कवर योर वीलम. जितने वॉवल साउंड्स हमारे पास हैं, इन सब के हमारे पास, ये जो साइडों के जितने वॉवल्स हैं, इन सब के हमारे पास एक नेजल फॉर्म भी है. सो दिस ई की उर्दू के अंदर, सो ई ऐसे ही है जैसे लफ्ज़ लड़की में ई आता है, ई. ठीक है, और लड़कियाँ के अंदर जो है, सॉरी, खाई, चलें, खाई के अंदर ई आता है, खाई के अंदर ई आती है साउंड. सो देयर इज एन ई साउंड एंड देयर इज एन ई साउंड. ई ई, खाई खाई, खाई थी खाई थी, खाई खाई, ई ई ई ई ई ई. सो नाउ दिस इज द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट यू टू ट्राई. पहले एक दफ़ा कहें खाई खाई खाई, अब कहें खाई खाई खाई. अब दोनों को ऑल्टरनेट करें. खाई 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 खाई. एंड नाउ जस्ट द लास्ट साउंड्स. ई ई ई ई ई ई ई ई ई. डू यू फील समथिंग हैपनिंग एट द बैक ऑफ योर माउथ? कीप डूइंग इट until you start feeling something moving up and down. And that's your velum, turning the velopharyngeal port off and on, open and close. Once you keep doing that, you will feel it very clearly. अच्छा, एक बात, हिम्मत नहीं हारनी. हो सकता है ना आज आपको वोकल फोर्ड्स पूरी तरह समझ आ रहे हो, ना वीलोफेरेंजियल पोर्ट. देखिए, जब आपने ज़िंदगी में पहली मरतबा क्रिकेट खेली होगी, या ज़िंदगी में पहली मरतबा कोई नया काम स्विमिंग की होगी, कभी ज़िंदगी में पहली दफ़ा आई डोंट नो फ्रिस्बी फेंकी होगी, तो नहीं होता ये काम. हमारे मसल्स पे, हमारी चीज़ों पे हमें उनकी समझ नहीं आ रही होती. लेकिन इवेंचुअली जब हम करते रहते हैं तो विद प्रैक्टिस हमारा माइंड उन नई चीज़ों को डिस्कवर भी कर लेता है और उसको समझने भी लगता है. सो बेसिकली इसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी आ रही होती है. हमारा दिमाग अपने आप को तब्दील कर रहा होता है, इम्प्रूव कर रहा होता है. समटाइम्स इट विद इन वन सेशन इट डज इट केमिकली, एंड देन इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज वी कीप प्रैक्टिसिंग इट डज सो इन टर्म्स ऑफ द कनेक्टिविटी बिटवीन द न्यूरॉन्स. तो आपका दिमाग रीवायर होता है व्हेन यू आर लर्निंग ए न्यू स्किल. सो यू आर लर्निंग ए न्यू स्किल हियर. ठीक है, तो एक चीज़ तो ये समझ लें कि जो चीज़ें मैं अभी आपको करवा रहा हूँ, ये हो सकता है कि आपको फौरी तौर पर अभी मैं जब कह रहा हूँ फील हो रहा होगा आपको बैक साइड पे व्हीलम, हो सकता है ना हो रहा हो. कीप प्रैक्टिसिंग, डू इट टुमारो, डू इट टुडे, डू इट टुमारो, डू इट इन अ फ्यू डेज. मैं करवाता रहूँगा आपसे, अभी तो इंट्रोडक्टरी है, आगे जाकर ये अभी आपसे काफ़ी प्रैक्टिस करवानी है. बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज़ यू शुड बी प्रैक्टिसिंग. और अभी मैं आपको साबित करता हूँ कि जब प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर किस तरह से हम उन चीज़ों को सुन भी नहीं सकते. अच्छा, उससे पहले एक आध और एग्जाम्पल कर लें. सो लेट्स से okay, let's take the example of oo. So this sound. So I want you to say oo, oo,
और जैसे वर्ड हु के अंदर ऊ आता है, इंग्लिश वर्ड हु ऊ, एंड सिमिलरली वर्ड हूँ, मैं हूँ, जैसे ऊ, ठीक है। तो ऊ और ऊ इसमें ऑल्टरनेट करना है, एंड अगेन विल ट्राई टू फील कि हमारा वीलम जो है वो ऊपर नीचे मूव कर रहा है और वीलोफेरेंजियल पोर्ट ओपन क्लोज हो रहा है, ठीक है। विद मी, ऊ ऊ ऊ गॉट इट? कुछ समझ आना शुरू हुआ? वीलोफेरेंजियल पोर्ट मूव होता हुआ लग रहा है? ऑल राइट, अब चलें, अब कुछ और सिंपल आवाज़ों को देखते हैं। सो दिस वन इज़ अ प एंड दिस वन इज़ अ ब। अच्छा, मैं अगर इन दोनों को बोलूं तो आप देखिएगा कि इनके स्पेक्ट्रोग्राम एक दूसरे से कितने मिलते जुलते हैं। ये एग्जांपल हमने इससे पहले भी की थी। लेट मी ब्रिंग द माइक क्लोजर। प ब, पापा बाबा, पापा बाबा, पा बा पा बा पा बा पा बा पा बा पा बा पा 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 बा 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 पा 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 बा 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 बा। So let me basically go here. Pa 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 ba 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 ba. All right. You see here, दोनों के स्पेक्ट्रोग्राम्स कितने मिलते जुलते हैं? This is pa 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 and this is ba ba ba. फर्क क्या है? ये डार्क स्पॉट ये कब आया है? जब मेरे बा के केस में बा इज वॉइस्ड एंड पा इज अनवॉइस्ड। पा के केस में हमारे वोकल फोल्ड्स नहीं वाइब्रेट कर रहे जब मेरा मुंह बंद है। बाय द वे, पा एंड बा आर एग्जांपल्स ऑफ स्टॉप्स। इसका क्या मतलब है? अच्छा चलें एक और एक्सपेरिमेंट करें। आई वॉन्ट यू टू गेट रेडी टू से द साउंड बाबा। बाबा, जिस लाइक आजकल वालिद को भी वर्ड कहा जाता है, थोड़ा सा अभी कॉमन भी हो रहा है, अब्बू की जगह बाबा ज़्यादा कहा जाता है। इवन माई ओन किड्स कॉल मी बाबा, बट या लेट्स गेट रेडी टू से द वर्ड बाबा। ठीक है, एक दफ़ा कहें बाबा बाबा बाबा। नाउ आई वॉन्ट यू टू जस्ट बी रेडी टू से बाबा। बा पे पहुंचे लेकिन रिलीज नहीं करना। अच्छा, सो बा। अच्छा, अब आप जब बिल्कुल बा कहने के लिए रेडी हो, मुंह में वर्ड शुरू कर चुके हैं लेकिन अभी बा रिलीज नहीं किया, उस टाइम पे आपने करना क्या है? आपने सांस लेने की कोशिश करनी। ये इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस, बट लेट्स डू इट। बा बा, फील इट, यू कांट ब्रीथ। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। से द वर्ड मामा 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 मामा। नाउ इसके लिए रेडी हो, and now you can clearly see कि through your nose you can still breathe. जबकि बाबा के केस में you cannot. ठीक है, तो ये खैर ये फ़र्क आगे जाकर आएंगे आपको काफ़ी तफसील से कराए जाएंगे। आज आप लोग कह रहे होंगे किस तरह की चीज़ें पढ़ा रहे हैं। इट्स द फर्स्ट टाइम। आहिस्ता आहिस्ता आप आदी हो जाएंगे इस चीज़ों के बहुत। बाय द वे, वो जो मैंने आपको ऊ और ऊ की एग्जांपल कराई थी, उसमें मेरे जहन में एक और चीज़ आई। आप यहाँ पर ना अपने होंठों से ऊपर नाक के नीचे हाथ रख के, स्पेशली इफ़ यू आर इन अ कोल्ड रूम, तो आप ये भी फील कर सकते हैं कि आपको अपनी नाक से भाप आती हुई फील होगी व्हेन यू गोना से ऊ। सो लेट्स से ऊ ऊ। सो ऊ के अंदर यू विल फील कि आपकी नाक से हवा बाहर आ रही है। सो दैट्स अनदर एग्जाम्पल कि वो वहाँ पर जो है वो नेजल थी। अच्छा जी, सो दिस इज़ अ प एंड अ बा, दिस इज़ अ त एंड अ द, त द त द त द। और अगेन वही फर्क आपको नजर आएगा स्पेक्ट्रोग्राम के अंदर। त द त द त द। त के अंदर यहाँ कुछ नहीं है, जगह खाली है। द के अंदर यहाँ ये लाइन्स है। त में जगह खाली है, द में लाइन्स है। ऑल राइट, दिस इज ट एंड ड, ट ड ट ड ट ड ट ड। दिस इज ऑल्सो ट एंड ड, लेकिन ये जरा और तरह का, ये मैं जब वक्त आएगा तो उसी वक्त आपको पढ़ाऊंगा। दिस इज क एंड ग, क ग क ग क ग। एंड दिस इज क, एंड ये साउंड हमारी जबान में नहीं है। दिस इज अ बेसिकली यूवुलर ग। सो जहाँ पे क़ा, सही वाला क़ा, कैंची वाला क़ा बोला जाता है ना, वो लाहौरी उर्दू एक्सेंट वाला क़ा नहीं। लाहौरी उर्दू एक्सेंट में तो कैंची भी कैंची होती है, और जो है वो लफ्ज़ मिसाल होता है काफ से शुरू होने वाला कोई वर्ड जो है कश, वो भी काफ ही होता है, और दूसरा वाला भी का होता है, दोनों का होते हैं। लेकिन एक्चुअल उर्दू के अंदर जो क़ा गोल वाला क़ाफ है, उसकी साउंड क़ा होती है। इट्स अ यूवुलर साउंड। और कुछ ज़बानों में उसी जगह पर एक वॉइस चीज़ भी बोली जाती है। सो दैट्स लाइक अ ग ग ग क ग क ग क ग। ये एक जगह बोली जाती है। ये उर्दू की साउंड नहीं है। यू प्रॉब्ली यूर हियरिंग इट एज अ गा। इट्स नॉट अ गा, इट्स अ ग।
it's a sound further behind. अच्छा चलें तो आपको खाली थोड़ा सा आइडिया देना था कि यहाँ किस तरह की साउंड्स हैं और क्या है. By the way, you have this kha and gha here. kha gha. So ये जो लाइन है ये फ्रिकेटिव्स की है. ये वो चीज़ें हैं जिसके अंदर मुंह में कंप्लीट क्लोजर नहीं होता. लाइक फा में वा में कंप्लीट क्लोजर नहीं था, सा में जा में नहीं था. दिस इज़ अ शा एंड अ ja. This is a kha and a gha. ठीक है. This is the Arabic ha. अच्छा, अब एक दो बातें हो जाएं उस आखिरी चीज़ की जो मैंने आपसे कहा था कि आप वो सुनते भी नहीं हैं जो आप बोल नहीं सकते. चलें इसकी मिसाल कर लेते हैं. अरबिक के अंदर आपको मालूम होगा, बड़ा मशहूर है, इस पे जोक्स भी बहुत बनते हैं कि उनके पास प की साउंड नहीं है. नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट इज़ कि जब आप उनके सामने प बोलते भी हैं तो वो बा सुन रहे होते हैं. सो व्हेन यू से द वर्ड पार्किंग इन फ्रंट ऑफ देम, they hear you saying barking. And I have many close Arab friends, मुख्तलिफ किस्म के Arab. So I have Saudi friends, really close buddies, and I have Iraqi friends, I have Lebanese friends. So उनके साथ में ये सब कुछ करके I have this license to say this. Actually, and जो मेरा Saudi दोस्त है, he was once telling me a joke that, so he's an Arab, he can tell that joke. If I tell it, it will probably be a little bit racist, but I'm just telling you as he told me that an Arab guy, so एक joke तो सुना सकता हूँ ना इस मौजू पे. An Arab guy went into a parking lot and asked the person जो वहाँ पे पुलिस वाला खड़ा हुआ था, can I bark here? they cannot say the word pa. So that's why Pepsi is Pepsi and so on and so forth. All right. चलें वापस आते हैं. अच्छा, उनके सामने जब आप पा और बा कहते हैं तो उनको एक ही चीज़ सुनाई दे रही होती है. अब हम कहते हैं यार ये कैसी बात है, आप पा बा कह रहे हैं, वो एक ही वर्ड सुन रहे हैं, ये कैसे हो सकता है. फॉर पीपल हु स्पीक नेटिव स्पीकर्स ऑफ चाइनीज़ एंड डोंट स्पीक अदर लैंग्वेजेस, उनके सामने जब आप ला और रा कहते हैं, ला रा, दे हियर जस्ट वन साउंड. दे डोंट हियर देम एज सेपरेट साउंड बिकॉज ये दोनों की दोनों साउंड्स उनकी ज़बान में एग्जिस्ट नहीं करती. हमारे केस में अब उर्दू पे आ जाते हैं. अच्छा, अब अगर तो आपने बचपन में ये जो अगला मैं आपको काम कराने लगा हूँ ना, ये तब चलेगा अगर आपने बहुत बचपन से सही प्रोनाउंसिएशन वाली इंग्लिश नहीं सीखी, जो उनमें से ज़्यादातर ने नहीं सीखी होती. इसका क्या मतलब है? इन इंग्लिश द लेटर W इज़ अ बाइलेबियल, इट्स अ वा, whereas the letter V is a labiodental, it's a va. अब ये चीज़ बहुत छोटी क्लासेस में पहले तो नहीं पढ़ाई जाती थी, बट आई नो कि मेरी बेटी जब अब पढ़ रही है तो वो अभी KG से ये चीज़ सीख रही है. तो आप में से जिन्होंने उस उम्र से सीखी हुई है उनको तो ये वाला ट्रिक नहीं चलेगा, जिन्होंने नहीं सीखी हुई उन पर ये ट्रिक चलेगा. जो लोग इंग्लिश का नेटिव स्पीकर व और वा के बीच में क्लियरली डिफरेंस कर सकता है, ऐसे ही जैसे आप बा और पा के बीच में और ला और रा के बीच में करते हैं, आप नहीं कर सकते अगर आप मेरी तरह से बचपन से ट्रेन नहीं हुए इस चीज़ के ऊपर. आपके लिए वैगन भी वैगन थी और लेट से जो है वो वेन भी वेन था एंड सो ऑन, तो फिर आप ये फ़र्क नहीं कर सकेंगे. मैं करूँगा क्या, आई जस्ट प्लेस अ हैंड, आई जस्ट हाइड माई माउथ and I'm gonna say both. और मैं स्पेक्ट्रोग्राम बंद कर देता हूँ. It's a revealing thing. So let me turn off the spectrogram. All right. Now I'm gonna say wa 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 wa. मेरा मुंह से नजर आ रहा है. All right. wa 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 wa. मैं दोनों बोल रहा हूँ. अगर तो आप फर्क कर सक रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके कान ऑलरेडी ट्रेंड है. अगर आपको एक ही साउंड सुनाई दे रही है या लग रहा है एक ही की कुछ वर्जन्स बोली जा रही हैं, व्हाट आई वाज डूइंग वाज वा 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 वा. बट नाउ व्हेन यू सी मी स्पीकिंग यू कैन टेल द डिफरेंस. और ये मैं आपको आगे जाके मगर्क इफेक्ट एक चीज़ है, ये मैं आपको सिखाऊंगा कि वो क्या होता है. लेकिन until then if you're not hearing that and they are, तो यकीन कीजिए कि उनको इतना ही फ़र्क लग रहा है जैसे आपको बा और पा में लगता है. बिल्कुल वैसे ही जब आप मिसाल के तौर पर किसी अरब के सामने एक इस तरह का जुमला पढ़ते हैं, फ़र्ज़ कीजिए कुरान से ही आप एक कुछ कहते हैं और आप यूँ प्रोनाउंस करते हैं, आप और हम फ़र्ज़ कीजिए यूँ अगर प्रोनाउंस करते हैं इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात. अब ये जो मैंने कहा है ये पूरा इतना गलत है जितना गलत प्रोनाउंस होना मुमकिन है. यानी अरब की रूह को आपने मसल के रख दिया जब उसके सामने करेंगे. एंड आई एक्चुअली ट्राइड दैट. मैंने जैसे कहा ना, मेरा एक इजिप्शियन दोस्त है वो ज़कारी एज़ वेल, उसके सामने मैंने एक दफ़ा उसने मुझे कहा कुरान पढ़ो. उस ज़माने में मैं अभी ये चीज़ें इतनी डिटेल में नहीं जानता था. मैंने पढ़ा तो ही वेरी पोलाइटली आस्क्ड मी, ब्रदर डू यू हैव अ लिस्प? क्या तुम तोतले हो? ही वाज ऑल इन सिंसेरिटी. एंड व्हेन आई लर्नड दीज थिंग्स इवेंचुअली आई फिगर्ड आउट कि यस ही वाज एब्सोल्युटली राइट. वो कुछ और सुन रहा है. इन्नल लज़ीना द इट्स नॉट अ ज़ा,
It's a the. Inna alladhina amanu wa amilu salihat. Different sounds altogether. आपको फ़र्क भी नहीं शायद फील हो रहा अगर आप ट्रेंड नहीं हैं. अगर आप कुरान की रीडिंग में ट्रेंड नहीं हैं तो आपको ये फ़र्क भी नहीं फील होगा. अगर ट्रेंड हैं तो आपको पता लगेगा कि कितना फ़र्क है. ये तो वर्ड के मानी बदल रहे हैं इन चीज़ों से. दीज आर लेक्सिकल डिफरेंसेस. सो ये है चीज़, हमारे कान नहीं सुनते उन डिफरेंसेस को. सो नाउ कमिंग बैक, वो जो मैंने आपको द की एग्जांपल दी थी, हम उर्दू के अंदर हम समझते हैं कि जब कोई शख्स इसको पढ़ रहा है, अरब पढ़ रहा है, तो वो इसको जो है वो लेट्स से द करके बोल रहा है, द ज़ौद की आवाज़ को, जबकि वो ज़ कह रहे हैं. द ज़बान साइड के दांतों से टच हो रही है. और मैं जब ये इसके ऊपर आऊँगा तो आई गिव यू द एग्जैक्ट डिस्क्रिमिनेशन कि वो साउंड है क्या, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है. बट इट्स नॉट अ ज़, इट्स नॉट अ द, इट्स अ द. बट द रीज़न वी डोंट हियर इट इज़ बिकॉज वी कांट स्पीक इट. हाँ, जो हम में से ट्रेंड हैं, जिन लोगों ने इन मखारिज की तरबियत हासिल की है, दे कैन ईजिली हियर द डिफरेंस. ये वो चीज़ है जो आपको सिखानी है कि सो दैट you should hear the difference. And then when you're not even hearing the difference, this can help you. So let's try it with this. Da, za. You see? Different. Da, za, za. Dha. Da, za, dha. Da, za, dha. So the spectrogram is going to reveal it. Va. Va. Different spectrograms. La, ra. La, ba, pa. Different spectrograms. Different symbols in IPA and different spectrograms. तो जहाँ पर ये नहीं साथ दे रहे होंगे, वहाँ पर ये साथ देगा. and these are amongst the techniques जो कि आपको सिखाई जाएंगी. ठीक है जनाब. तो ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू था IPA का, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट का. जब हम ये पढ़ेंगे तो बड़ी तफसील से पढ़ेंगे. तो वी जस्ट टचिंग, बेयरली स्क्रैचिंग द सरफेस. ये तो बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं. जब ये आएंगी तो हम इनको फिर तफसील से इंशाल्लाह उस वक्त देखेंगे. और फाइनली अब ये पिंक ट्रोम्बोन के बगैर हम किस तरह से अपना आज का लेक्चर मुकम्मल कर सकते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी नाइस वेबसाइट फॉर विच अलाउज अस टू बेसिकली सिंथेसाइज वेरियस साउंड्स बाय यूजिंग द नेज़ल ट्रैक्ट एंड द ओरल ट्रैक्ट. यहाँ आपको नेज़ल ट्रैक्ट भी नज़र आ रहा है, वीलोफ्रेंजियल पोर्ट की ये लाइन भी नज़र आ रही है जो ओपन हो सकती है. दिस इज़ योर ओरल ट्रैक्ट. नीचे आपको पास टंग का कंट्रोल है, आपके पास पिच का कंट्रोल है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो लेट मी टर्न दिस ऑन एंड you'll see what this is. अभी इसको तफसील से तो तभी करेंगे जब इसका वक्त आएगा, लेकिन let me just demonstrate it for you. So right now this is just uttering an oral sound a. So this is at E position right now, and A position, A, O, and so on. And we can also make some of the consonants. So let me do a bilabial. And let me try to do a na, ma, sorry. And the na would be somewhere here. Na. So roughly, and it's a bit tricky at times. So there you go. And you could also do a different pitch. Very low pitch too. High pitch. And a little bit breathy.
So that's pink trombone for you. ऑल राइट जी, सो इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। आज की क्लास में हमने आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा, द कैपेबिलिटीज़ ऑफ ह्यूमन आर्टिकुलेशन सिस्टम, द अमेजिंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ ह्यूमन आर्टिकुलेशन सिस्टम को देखा। अब इंट्रोडक्शन का सिर्फ एक और लेक्चर रह गया है, जिसमें इंशाल्लाह हमने विल बिगिन बाय लुकिंग एट अ न्यू टूल विच इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल टूल कॉल्ड प्रैट, जिसके अंदर हम ऑडियो सिंथेसिस भी कर सकते हैं, एनालिसिस भी कर सकते हैं, और बहुत कुछ कर सकते हैं। सो इट्स अ रियली पावरफुल टूल। सो आई विल शो इट नेक्स्ट टाइम। विल सी हाउ वी कैन कन्वर्ट योर वॉइस इनटू द वॉइस ऑफ अ चिपमंक एंड मेक इट ड्रंकन फॉर दैट मैटर। सो विल सी। और उसमें हम ये भी इस तरह के भी एक्सपेरिमेंट्स करेंगे कि कन्वर्ट अ मेल वॉइस इनटू अ फीमेल वॉइस एंड वाइस वर्सा एंड सो ऑन। और उसके बाद वी गोना लुक एट the actual interpretation of the speech that we get. So उसमें हम ऑडियो illusions को देखेंगे कि किस तरह से हम ऐसी चीज़ें सुन रहे हैं। कुछ तो हमने आज भी देख लिया इस चीज़ का कि हम ऐसी आवाज़ें नहीं सुन रहे जो मौजूद हैं और ऐसी आवाज़ें सुन रहे हैं जो मौजूद नहीं हैं। अपनी ज़बान में मौजूद क्लोजेस्ट फ़ोन या फ़ोनीम के ऊपर जो है वो आवाज़ को मैप कर रहे हैं हम, कि हम बा कह रहे हैं, पा कह रहे हैं, सुनने वाला बा और बा सुन रहा है, वाह और वाह कह रहे हैं, सुनने वाला खाली जो है वो लेट से वाह सुन रहा है, फ़र्क नहीं कर रहा उसके बीच में। तो ये भी उसी में आता है, लेकिन इसकी हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। एंड देन फाइनली विल टॉक अबाउट मशीन लर्निंग। आई शो यू सम ऑफ द सिस्टम्स फॉर उर्दू, क्योंकि इंग्लिश तो आपको पता है, एलेक्सा और कोर्टाना आप सब खेल सकते हैं, बट विल शो यू उर्दू सिस्टम्स, उर्दू सिंथेसिस, स्पीच सिंथेसिस सिस्टम्स एंड उर्दू स्पीच रिकग्निशन सिस्टम्स, जो कि हमारी अपनी लैब में बने हुए हैं। और वहाँ पर फिर हम इंट्रोडक्शन को कंक्लूड करके एंड देन उससे अगले लेक्चर से इंशाल्लाह विल देन स्टार्ट रिवाइजिंग। सो इंट्रोडक्शन के आखिर में कोर्स तकरीबन पूरा एक दफ़ा हम देख चुके होंगे, and then we'll start going into details of stuff. So inshallah, see you in the next lecture.